हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी तक मेरी आवाज बिल्कुल साफ पहुंच रही है बच्चों। प्लीज चेक कीजिएगा। राइट, राइट। आई होप एंड आई होप आप सभी को बोर्ड में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। वेलकम टू द ऑनलाइन सेमिनार फॉर एनटीए सीआईएसआईआर नेट मैथमेटिक्स। आज के सेमिनार का जो मेन मुद्दा रहेगा वो आपके सामने लिखा हो, व्हाट, व्हाई, हाउ। सिंपल सी, ज्यादा मुश्किल बात करती है। तो हमारे टारगेट्स हमारे सामने लिखे हुए हैं कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कि है क्या चीज, करनी क्यों है, और करनी अगर है तो फिर करनी कैसे। इस मुद्दे पे हम बात करना शुरू करते हैं। लेकिन आज सबसे पहले बड़ा जरूरी है ये बताना कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मोहन सिंह सर, ठीक है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे इंस्टीट्यूट को बिल्कुल फलने फूलने में लगाया, और आज उन्हीं की वजह से आज हम आपके सामने बातचीत करने योग्य हो चुके हैं। उनके बाद डॉक्टर एपी सिंह सर, जिनको आप सभी जानते हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपना लिटरली सारा जीवन हमारे इंस्टीट्यूट को ग्रो करने में लगा दिया, और आज उन्हीं की बदौलत आज आपके सामने मैं खड़ा होकर बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूं। और अब इतने दिग्गजों के बाद आज मेरी, एक तरह से आप समझ लीजिए, बारी है आप जैसे इतने अच्छे बच्चों के साथ बातचीत करने की। तो भी पॉजिटिवली हो कि हम आपके साथ खूब बात करेंगे आज, और कोशिश करेंगे कि कुछ इस वक्त सिनेरियो ऐसा है पूरी दुनिया में, उसकी नेगेटिविटी के अंदर, क्या ना, काले से अंधेरे के अंदर शायद कोई चांद चमकता है। उस चांद को, उस रोशनी को शायद हम आपको दिखाएं। क्योंकि इस वक्त मैं आपको सही बताऊं, पूरी की पूरी दुनिया, अभी नहीं, आज से 100 साल पहले भी, अगर आपको पता हो, आज से 100 साल पहले भी ऐसा एक फ्लू आया था, ठीक है, जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया था। और वो इससे भी ज्यादा डेडली था, क्योंकि उस वक्त मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना इंटरनेट नहीं था कि लोग मतलब आपस में कम्युनिकेट कर पाते और लोगों को बता पाते। लेकिन तब भी ह्यूमैनिटी ने उस चीज के ऊपर जीत पाई थी। अब भी ह्यूमैनिटी इस चीज के ऊपर जीत पाएगी। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो ह्यूमैनिटी को बार बार डुबा देती है, और ऐसी क्या चीज है जो फिर उसे डूबने के बाद उभरने का मौका भी देती है? सिंपल सी चीज, सिंपल चीज, ज्ञान। ज्ञान, इसी को अगर हम रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो हम बचे रहते हैं और किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। और अगर इसी ज्ञान का हम तिरस्कार करते हैं, तो हम मुसीबतों में घिरे रहते हैं। मैं पहले बताना चाहूंगा, इस ज्ञान का तिरस्कार जो हमने किया, जिसकी वजह से आज हम आमने सामने ना बैठ के ऑनलाइन इस गिवन सेमिनार को डिस्कस कर पा रहे हैं, नहीं तो पक्का हम सब लोग आपस में आमने सामने बैठ के इस सेमिनार को अटेंड करें। इस ज्ञान का तिरस्कार ही तो है। इस वक्त आप सभी को पता है कि जनवरी फरवरी के दौरान जो डेथ रेट था या इन्फेक्शन रेट था कोरोना का, वो काफी कम हो चुका था, और लोगों को तो लगा, कईयों को तो लगा शायद कोरोना है ही नहीं। तो लोगों ने, हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई हुई, उन्होंने कहा, एक ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि कृपा करके मास्क लगाएं, कृपा करके आप सभी वैक्सीनेट हो जाएं, ताकि ये वेव दोबारा ना आ जाए। किसी ने नहीं सुना। उस ज्ञान का क्या किया? तिरस्कार किया। उस ज्ञान के तिरस्कार ने हमें अप्रैल, मई और जून जैसे खूनी महीने दिखाए, लिटरली खूनी महीने। हम सभी के परिवारों में, हम सभी के नोन कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो कोरोना की वजह से इस वक्त हमारे साथ नहीं। मेरे भी परिवार में कोई है, शायद आपके भी परिवार में होगा, आई होप ना हो, लेकिन अगर है तो मेरा और आपका दुख साझा है। और कोरोना ने सिर्फ हमारे नियर डियर वंस को ही नहीं छीना, एक्चुअली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं जिन्हें छीन लिया। लेकिन वो क्यों छीना? इस ज्ञान के तिरस्कार ने। कि प्लीज आप अपना ख्याल रखें, कि अपने आप को कवर रखें, मास्क पहने, सिंपल सी बात है। सिर्फ इस ज्ञान का तिरस्कार किया गया, और आज हम, इवन इस वक्त भी केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता हो, शिमला, मनाली, दार्जिलिंग जैसे इतने हिल स्टेशंस पे इतनी भीड़ हो चुकी है कि लोग हैरान।
कि जो लोग थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल में बेड्स के लिए तरस रहे थे, आज वो होटलों में रूम्स के लिए तरस रहे हैं। कमाल की बात। तो उस ज्ञान के तिरस्कार ने तो हमें यहां पहुंचाया, लिटरली। और बताता हूं आपको, उस ज्ञान के तिरस्कार की वजह से ही तो, उस ज्ञान के तिरस्कार की वजह से ही तो बीएससी में कई बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते, या एमएससी में अच्छे से नहीं पढ़ पाते, कोई ना कोई ज्ञान का तिरस्कार ही करते, जिसकी वजह से हम, एक ह्यूमैनिटी जो है वो बिल्कुल अपने लो पे चली जाती है। लेकिन उस ज्ञान को ग्रहण करने, रिस्पेक्टफुली ग्रहण करने वाले जो लोग, उन लोगों ने इस दुनिया को बचाया है। अगर आज हम किसी एक इंसान के थैंकफुल होना चाहिए, वो इंसान वो है जिसने एक्चुअली में इंटरनेट बनाया, ताकि आज हम आपस में बात कर पाए। उस इंसान ने कभी बैठ के कोई ज्ञान अर्जित किया होगा, उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद उसने इंटरनेट पे काम किया होगा, और आज हम जैसे, आप जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर, बस उस ज्ञान को अर्जित करना और उस ज्ञान का तिरस्कार करना, यही है कि आपने ह्यूमैनिटी को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। हमें पता है कि ह्यूमैनिटी में एक बड़ी पावर है, एक पॉजिटिव पावर है। जी हाँ, इस रात के अंधेरे से हम निकलेंगे सूरज की उजाले की ओर, बिल्कुल निकलेंगे। लेकिन वो जो उजाला है, वो जो सूरज का उजाला है, वो सूरज और कोई नहीं, वो ज्ञान का प्रकाश ही। सो ये पॉजिटिवली हो कि आप तक हमारी बात पहुंच गई होगी, और अब आज हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब एक्चुअली क्या सीन है कि इस वक्त, क्योंकि इस वक्त बेटा हमने क्या करना है, सभी लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि हम सब नेट के बारे में सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। लेकिन जिस तरह से आपने बचपन में भी कभी साइकिल सीखी होगी या स्कूटर सीखा होगा, आपके किसी बड़े भाई ने, आपके पिताजी ने, किसी ने आपको सिखाया होगा, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि उन्होंने आपको कहा, आ मैं तेरे को साइकिल सिखाता हूं, अगर आपका मन ही ना किया तो आप साइकिल सीख पाएंगे? आप स्कूटर सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। जब तक आपके मन में एक मोटिवेशन ना हो, अंदर आग ना लगी हो कि मेरे बाकी साथी भी साइकिल चलाते हैं, मुझे भी साइकिल चलाना, तब तक आपका मन नहीं करेगा, और मन नहीं करेगा तो आप सीख भी नहीं पाओगे। ये सीधी सीधी बात। तो बड़ा जरूरी है कि अंदर वो एक लॉ जलाना, वो एक मोटिवेशन का एक हल्का सा दिया जलाना, ठीक है, जिसके जरिए हम उसे ताकत लेके आगे बढ़ सके। क्योंकि बिल्कुल सही कहा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बिल्कुल सही कहा। हालांकि मैं बंगाली कम जानता हूं, लेकिन उनके कुछ शब्द जो हिंदी में ट्रांसलेट है वो पढ़ लेता हूँ कई बार। उनके दो शब्द हैं, मैं जरा, है ना, अगर माफी हो अगर मैं कुछ गलती कहूं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि गीतांजलि में ना, उन्होंने कहा था कि सूरज, सूरज और दिया, है ना, ये आपस में बात कर। सूरज जो पूरी दुनिया को रोशनी देता, वो शाम को ढलते ढलते परेशान सा था, ढलते ढलते परेशान सा था कि इस दुनिया को और कौन उजाला देगा। तब एक छोटे से कोने में कहीं एक दीपक जल रहा था, जो हल्का सा कहता, प्रभु आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, अब हमारी बारी। वो हल्का सा जो दिया है ना, वो जलाना चाहिए। तो ये बड़ा जरूरी है, वो वापस वो मोटिवेशन लाना, कि आपके अंदर वो मन तो करे। अरे नेट तो निकल जाएगा जनाब, नेट निकालने का मन तो करे। क्योंकि इस वक्त दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, ना सिर्फ कोरोना के लेके, नेट को लेके भी, कि आपका कोई सीनियर, या आपका कोई सीनियर टू सीनियर, या कोई आपका नोन आपको ये कह देता है, नेट करने का क्या फायदा, अरे उसकी तो पीएचडी करके भी जॉब मिल गई। हजारों बात, हजारों बात यहाँ पे। ये सुन सुन के भी हमारा कई बार मन करता है, यार क्या फायदा, ऐसे करते कुछ और तैयारी कर लेते, है ना, कोई एसएससी वगैरह का एग्जाम दे देते, कोई कुछ और निकाल लेते। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक हल्की सी बात, बड़ी जरूरी बात। आप में से कई सारे बच्चे जिनको बचपन से एक सपना होता है टीचिंग, बचपन से सपना होता है, जी हाँ टीचर बनेगा, जी हाँ, बचपन से सपना होता है कि मैं टीचिंग करूं। क्यों? टीचिंग अकेला ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सभी प्रोफेशंस को जन्म देता है कि मैं टीचर बनूं, अपने देश को चेंज करूं, ठीक है। वो एक सपने के साथ बड़ा होता है ना, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, नेट की तैयारी करता है, लेकिन जब वो ऐसी वैसी बातें सुनता है, उसको नेगेटिविटी आती है, उसे अपने चॉइस के ऊपर शक होता है, यार मैं टीचर बनना चाहता था नेट क्वालिफाई करने के बाद, क्या मैं सही भी चूज कर रहा हूँ या फिर ये लोग सही कह रहे हैं। लेट मी टेल यू,
कोई भी बात सही नहीं है, कोई भी बात गलत नहीं, सिर्फ एक बात ठीक है, और वो ये है कि आपने क्या करने की ठानी है। अगर आप ये ठान लेते हैं आज कि हाँ आप नेट क्वालिफाई करना है, और अगर कोई आके आपको दो चार बातें कह के नेगेटिव कर जाता है, तो इसमें गलती उसकी नहीं, आपकी। आपने ठीक से नहीं ठाना। हाँ मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं कि इस वक्त हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना स्थायी नहीं। हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही टीचर, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, और ऐसी हजारों कमियां हैं। लेकिन क्या ये सारे रीजन है कि हम अपने उस ड्रीम को डुबा दें? मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देता हूं, और ये मैं सही बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा हुआ है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। पहले वो एग्जांपल जिसे आप सब जानते हैं, फिर वो एग्जांपल जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्हें मैंने क्लोजली देखा। एक वो एग्जांपल जिसे हम पूरा सारा हिंदुस्तान जानता है, श्री कपिल देव साहब, है ना? कपिल देव साहब का नाम सबने सुना, 1983 के वर्ल्ड कप चैंपियन कैप्टन, हमने सबने सुना। कपिल देव साहब जब इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, उस दौरान इतनी मौज नहीं थी बेटा क्रिकेट के प्लेयर्स की जितनी आज है। आईपीएल है, ये है, वो है, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे लोग, इतना नहीं था पहले। इवन उन लोगों को अपना डेली अलाउंस, कि आज मैंने 50 रुपए का खाना खाया, नहीं मेरे को 60 रुपए चाहिए, उनको 10 रुपए बढ़ाने के लिए भी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी। इतना ज्यादा बुरा हाल था, इतना ज्यादा बुरा हाल था कि उन्हें प्लेन की टिकट्स लेने के लिए भी स्पॉन्सर को लेटर लिखना पड़ता था कि हमें वर्ल्ड कप में जाके पार्टिसिपेट करना है, तो हमें पैसे दे दीजिए ताकि प्लेयर्स को किट दे सके, प्लेयर्स को टिकट दे सके। ये हाल था जब कपिल देव साहब, एक इनएक्सपीरियंस थी, ठीक ठीक, सिर्फ गवास्कर साहब बहुत अच्छे थे उसमें, ठीक है, ये दो चार प्लेयर और बाकी ठीक ठीक थी हमारी टीम, उस टीम को लेके इंग्लैंड गए। इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में जाके उनका मुकाबला था वर्ल्ड की टॉप टीम्स के साथ। और आप सब जानते हैं इस बात को, उस वर्ल्ड कप के अंदर वेस्ट इंडीज की एक ऐसी टीम थी जो पिछले दो वर्ल्ड कप से हारी ही नहीं थी, चैंपियन तो थी हार एक भी मैच नहीं हारी। इंडियन टीम ने एंटर किया वो वर्ल्ड कप, इंडियन टीम का पहला या दूसरा मैच ही वेस्ट इंडीज के साथ, ऐसी चैंपियन टीम, और लोग कह रहे थे कि बड़ी बड़ी अखबारों में कि छोड़ो यार, खत्म, कोई मैच ही नहीं देखा, नहीं किसी ने। इंडिया का मैच हुआ, इंडिया ने उस चैंपियन टीम जो कभी नहीं हारी थी हरा दिया। और लोगों ने कहा अरे ये तो ऐसे ही एक आधा मैच तो हो जाता है, छोड़ो कोई बात नहीं। दो बार हरा था इंडिया ने, एक बार लीग मैच में हरा। लोगों ने कहा ये तो ऐसे फ्लूक सा है, मतलब झूठा सा है, कोई ऐसे ही कोई ऐसे ही हो जाता किधर। फिर इंडियन टीम ने फिर फाइट करी, कुछ मैच हारे कुछ मैच जीते, किसी तरह से गिरते पड़ते फिर फाइनल में पहुंच गए, और फाइनल में फिर दोबारा वो वेस्ट इंडीज से भी। और फिर लोगों ने कहा कि एक बार हरा दिया अब नहीं हारते। इवन वेस्ट इंडीज के एक टॉप प्लेयर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, विवियन रिचर्ड्स, ने कह दिया था कि यार इनको तो मैं अकेले समेट दूंगा, और उन्होंने समेट भी दिया था। इंडिया की टीम 183 पे आउट हो गई थी, 60 ओवर का मैच होता था। लोगों ने समझा भाई खत्म, फिनिश। लेकिन कपिल देव ने हार नहीं, कहता नहीं यार हम फाइट करें, लास्ट रन तो फाइट करें। और इतिहास गवाह, इंडिया ने फिर हारा है वेस्ट इंडीज। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, और उस वर्ल्ड कप की एक जीत ने इंडिया में घर घर में कपिल देव पैदा कर दिए। सचिन तेंदुलकर साहब का अपना एक वाक्य है, उन्होंने कहा है कि मैं क्रिकेट खेलना शुरू ही तब किया था जब मैंने कपिल देव साहब को वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ देखा था। तो और आज आपको पता है सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट के गॉड कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ने अपनी जान लगाई थी, उनको पता था उस वक्त कि क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन उन्हें क्रिकेट से प्यार था, उन्होंने जान लगा दी। उस वक्त सिनेरियो सही नहीं था, उसके 2 साल बाद तक भी सिनेरियो सही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके हुआ, और वही हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ भी होने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूं लाइव एग्जांपल, लाइव एग्जांपल जिनके साथ मैं रह चुका, जिन्होंने मुझे बचपन से ऐसे उंगली पकड़ के पढ़ाया मैथमेटिक्स में। मैं उनके बारे में बताता हूं, एजुकेशन की फील्ड से। ताकि आप कहेंगे ये तो चलो सिर्फ क्रिकेट के फील्ड से हो गया, ये तो होता रहता है, क्या कोई एजुकेशन में भी है ऐसा जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, और जिसने अपना सारा करियर एक साइड करके फिर भी मैथमेटिक्स के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? बिल्कुल है, और वो है मेरे गुरु जी, जो मेरे टीचर।
जिन्हें आप सब डॉक्टर एपी सिंह विर्क के नाम से जानते हैं। जी हाँ, डॉक्टर एपी सिंह सर एक ऐसा एग्जाम्पल है एजुकेशन के फील्ड में कि अगर मैं उनकी पूरी स्टोरी बताने शुरू जाऊं तो आज का तो खत्म ही हो जाएगा। मैं नेट के बारे में बता ही नहीं पाऊंगा, लेकिन बड़ा जरूरी है आपको जानना कि हाँ, ऐसा कोई कपिल देव हमारे मैथमेटिक्स फील्ड में भी है, जिसने कितने सचिन तेंदुलकर को, कितने विराट कोहली को मोटिवेट किया। बड़ा जरूरी है जानना। बस से 2 मिनट लूंगा। सन 2001 की बात है। अपने बीएससी में थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, एमएससी में थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, और बड़ी जल्दी सिर्फ 2.5-3 साल में पीएचडी कंप्लीट करके, और ऐसी वैसी पीएचडी नहीं, एक बड़ी अच्छी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, जो जिनके रिजल्ट को बड़ा अच्छा माना जाता, वो कंप्लीट करने के बाद जैसे ही सन 2001 में सर अपने यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो पीपीएससी ने अपनी जॉब्स निकाली। ठीक है, जॉब निकाली तो पहले रिटन टेस्ट रखा गया। रिटन टेस्ट में सर नंबर 1, रैंक 1। फिर उन्होंने इंटरव्यू रखा, इंटरव्यू में फिर रैंक 1। इंटरव्यू होने के बाद जब सारी सिलेक्शन लिस्ट आ गई तो किसी ने कोर्ट में केस डाल दी, किसी वजह से, कोई रीजन हुआ। और सन 2001 में उन सभी की, जो जो टॉपर थे, जितनी सिलेक्शन हुई, सबकी पोस्ट को रोक दिया गया। अब खुद सोचिए, बीएससी में थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, एमएससी में थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, टॉप रैंक्स, एनबीएचएम क्वालिफाइड, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और अब उसको जब जॉब मिलने लगी थी, जॉब लेटर मिलने लगा था, तो कोर्ट से ऑर्डर आता कि नहीं, आपको जॉब मिलेगी। और उस दिन अगर सर चाहते तो वो सब कुछ छोड़ सकते थे, वो रो सकते थे, बिलख सकते थे, यार ये क्या है, क्या गवर्नमेंट है, क्या चीज है, इनको संभलता ही नहीं कुछ। एक बार एक चॉइस उनके पास ये भी थी, जो आज के बच्चे लेके बैठे भी हुए, लेकिन उनके पास एक चॉइस और थी। उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा, उनका लव था पढ़ाना, उनका मैथमेटिक्स प्यार था। कहता नहीं, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, मैथमेटिक्स से मैं दगा नहीं सकता। गवर्नमेंट दगा देख सकती है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी यार, मैथमेटिक्स तो वही है ना, टीचिंग तो वही है ना। सर ने मैथमेटिक्स टीचिंग नहीं छोड़ी। और सन 2001 की बात है और आज 2021 इस 20 साल में आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि जिस गवर्नमेंट कॉलेजेस में सर को मना किया गया कि आप यहां पे जॉब नहीं ले सकते, आज पंजाब के ना सिर्फ हर यूनिवर्सिटी बल्कि हर एक कॉलेज में सर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। अगर नहीं है तो मुझे आप करेक्ट कीजिए। इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। प्रोफेसर मोहन सिंह सर ने हमारी नींव रखी। वो एक उपजाऊ धरती है जिसके ऊपर वो पेड़ लगा जिसे हम डॉक्टर एपी सिंह सर कहते हैं। उस पेड़ के ऊपर लगा एक छोटा सा फल जो आज आपके सामने वो मिठास पेश कर। मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, ये नेगेटिविटीज आएंगी और बड़ी आती, लेकिन इट्स ऑल अबाउट यू कि आप अपने उस टीचिंग से कितना प्यार करते हैं, नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट यू। तो अगर आप सभी तक मेरी बात कुछ कुछ करके पहुंची हो, तो आई पॉजिटिवली होप कि अब हम अपने नेट की तरफ चल सकते हैं। राइट, अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेट के बारे में डिस्कशन करना। ये है क्या, क्यों, हम क्यों दें, और हाउ। इसमें मोस्टली चीजें तो मोस्टली बच्चों को आती, यट फिर भी बड़ा जरूरी है एक बार सभी को कॉमन ग्राउंड देना, ताकि फिर उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस कर सकें कि एक्चुअली को आपको इस पेपर को तैयार कैसे करना चाहिए, और पेपर की तैयारी के दौरान ऐसी क्या गलतियां होती हैं कि बच्चा पूरी तैयारी के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं होता, और सिलेक्शन लेने के बावजूद भी इंटरव्यू नहीं क्लियर करता। ऐसी क्या कमी रह जाती है, उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये है क्या, हमें पता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ऑफ कोर्स, ठीक है, लेक्चरशिप के लिए या फिर जेआरएफ के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर आपके पास जो सिलेबस आता है बच्चों, वो 3 हिस्से में। अब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी नहीं, नहीं नहीं नहीं, 3 हिस्से, मतलब तैयारी के हिसाब से 3 हिस्से। सबसे पहला प्योर मैथमेटिक्स, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स, और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड। ये 3 हिस्से हैं जिनकी तैयारी आपको करनी है। प्योर मैथमेटिक्स में मोस्टली एलजेब्रा और एनालिसिस आता,
अप्लाइड मैथमेटिक्स में मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल इक्वेशंस, सीओबी, मैकेनिक्स एटसेट्रा आता। और पार्ट ए जो है जिसमें आपके पास जनरल एप्टीट्यूड आता। आप जान के हैरान होंगे कि आपको एक्चुअली में सिर्फ 200 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट करना है। टोटल आपके पास इस पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं। इन 120 क्वेश्चन में आपके पास आपने केवल 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। लेट मी टेल यू, टोटल मार्क्स 400 के करीब होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 200 का अटेम्प्ट करना होता है और क्वालिफाई होता है सिर्फ 100 या 105 मार्क्स पे। इतना कम क्वालिफिकेशन, 400 नंबर के पेपर 100 नंबर लेके आने हैं, फिर भी ये मुश्किल है। तो कुछ तो कमी रह गई होगी ना, शायद बीएससी में। मे बी वो अभी हमने क्या कहा ना, बीएससी के ज्ञान का तिरस्कार कर दिया हो, तो शायद एमएससी में ये शायद, हाँ कहीं ना कहीं तो कमी है, जिसकी वजह से वो हल्का फुल्का जो कट ऑफ भी है वो भी कई बार रह जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि एक्चुअली में हमारे पास यहाँ पे अब है तो तीन टॉपिक, कौन कौन सा? प्योर, अप्लाइड और हमारा जनरल एप्टीट्यूड। अब प्योर, अप्लाइड और जनरल एप्टीट्यूड, इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऑफ कोर्स इनके आते हैं सिंगल करेक्ट आपके पास, और क्या आते हैं वन और मोर देन वन करेक्ट। सिंगल करेक्ट के लिए हमारे बच्चों के पास पार्ट बी होता है, पार्ट बी में क्वेश्चंस आते हैं। और जो मोर देन वन और मोर देन वन, उनके लिए आपके पास पार्ट सी होता है। और जनरल एप्टीट्यूड के लिए हमारे पास पार्ट ए, पार्ट। टोटल इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 120 में, उन 120 में से लिटरली आधे 60 क्वेश्चन यहाँ, 60 अराउंड 20 यहाँ पड़े होते हैं, और बाकी जो रह गए आपको कितने 40 वो यहाँ। अब ये नहीं कि सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, बिल्कुल इवन आपको अलाउड भी नहीं होता कि 20 के 20 अटेम्प्ट करो, नहीं, आपके सिर्फ पहले 15 क्वेश्चन यहाँ चेक होते हैं, यहाँ पे पहले 25 और यहाँ पे पहले 20 चेक। आई होप आपको क्लियर हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है बताना कि इन दोनों पार्ट्स में आपके पास नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब कुछ एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो ऊपर से हम एक्चुअली आपको बता सकते हैं कि एक्चुअली आप क्या फॉलो कर सकते हैं कि नेट तो रुकता नहीं। इवन कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज सेमिनार लगाएंगे और पूरी मर्जी बेटा आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमारे साथ ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन आज बड़ा जरूरी है इस सारी चीजों के बारे में बात करना। एक्चुअली में क्या होता है, जब बच्चा खुद भी तैयारी करता है तो वो क्या करता है, देखिए जैसे मतलब कोई जो भी तैयारी करे, खुद सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहा है, वो बच्चा क्या करता, पूरा दिन लगाता, मेहनत करता, 6 7 10 घंटे तैयारी करता, 10 घंटे में वो थोड़ा सा काम करता और वो यस उसका दिन अच्छा नहीं। लेकिन वो जो 10 घंटे की पढ़ाई है, अगर पहले ही किसी टीचर ने की हुई है और वो 10 घंटे के काम को आपको 1 घंटे में बता के बाकी टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए दे दी, आप इंप्रूव नहीं कर जाएंगे। बस यही हमारा, क्यों? आज से थोड़े समय पहले, मतलब आज से 6-7 साल पहले, जब बच्चे को नेट को क्वालिफाई करना होता था, तब मोस्टली बच्चे क्या करते थे, कुछ टॉपिक छोड़ देते थे। आज वो समय नहीं रहा, क्योंकि कट ऑफ आगे जा चुका है। आज हमारे कुछ ऐसे बच्चे जो अपनी बीएससी में बहुत मेहनत करने के बाद आईआईटी जैम, एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर चुके होते हैं, उन बच्चों को बस थोड़ा सा ही गाइडेंस चाहिए होती है, और उन बच्चों ने पूरे इंडिया में नेट के कट ऑफ को, एवरेज कट ऑफ को राइज अप कर दी। अगर आप पूछना चाहें, आज से 7-8 साल पहले किसी बच्चे ने अगर नेट क्वालिफाई किया होगा, आप पूछिएगा 80 नंबर्स, 82 नंबर पे नेट क्वालिफाई होता था, आज 100 नंबर पे। ये 20 मार्क्स कैसे बढ़ गए? क्या पेपर का लेवल नीचे हुआ? बिल्कुल भी नहीं। पेपर टफ आ रहा है, अभी बहुत टफ आ रहा है, तो क्या हुआ, बच्चों का लेवल राइज अप हो गया, बच्चे अवेयर हो चुके हैं, बच्चे अपनी बीएससी में ही तैयारी शुरू कर देते। और हमने ऐसे कई बच्चे पढ़ाए भी हैं, वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे बच्चे हमारे पास पढ़ने भी आए, जिन बच्चों ने बीएससी में आईआईटी जैम की तैयारी करने के साथ साथ अपना नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया बीएससी के बाद। उन्होंने एमएससी में पढ़ी भी नहीं। कई ऐसे बच्चे हैं जो एमएससी में एंटर किए जेआरएफ के सर्टिफिकेट के साथ, ऐसे बच्चे। लेकिन वही वाली बात कि ज्ञान का कब आपने तिरस्कार किया, ज्ञान को कब आपने स्वीकार किया, और कुछ नहीं। वो सिंपल सी बात है, डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पार्ट ए में हमें ऑफ कोर्स 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20, बी में 25 आउट ऑफ 40 एंड सी में 20 आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट करनी होती है, जिसमें यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहां और यहां होती है। अब काम की चीज तो क्या सर
सारा कुछ ही करना होता है? मैं कहती नहीं, बिल्कुल। अटेम्प्ट कैसे करना है पहले उसकी बात हो जाए कि एक्चुअली में आपके पास टेम्पटेशन में आपने करना क्या। सबसे ज्यादा जो बच्चों के लिए स्कोरिंग टॉपिक रहता है, लेट मी टेल यू, वो आपके पास रहता है लीनियर अलजेब्रा। जी हाँ, लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक एवरेज बच्चा भी अगर अपने टीचर को ध्यान से सुने और उनकी बातों को फॉलो करे तो बड़े आराम से इस टॉपिक में, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 50 से 60 नंबर का हमेशा ही आता है। इस टॉपिक में उन 50 से 60 नंबर में से भी 20 से 30 नंबर आराम से ले सकते। सबसे ज्यादा लीनियर अलजेब्रा से आता है। नंबर 2, लीनियर अलजेब्रा के बाद जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है वो है आपके पास रियल एनालिसिस। इसमें भी लगभग उतना ही मार्क्स का आता है, लेकिन क्योंकि रियल एनालिसिस के साथ साथ आपको मैट्रिक्स पे टोपोलॉजी और कई बार टोपोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, तो रियल एनालिसिस और टोपोलॉजी ये दोनों मिलके एक्चुअली काफी ज्यादा मार्क्स आपको दे देते हैं। रियल और टोपोलॉजी को मिक्स किया जाए तो ये एक्चुअली में 60 से 70 नंबर का आता है। अगर आप ध्यान से तैयारी करें तो इसके अंदर आप 50 या 40 नंबर बड़े आराम से ले सकते हैं मेहनत। लेकिन एक्चुअली में रियल और टोपोलॉजी ये अपने आप में बड़े स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और इनको क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ता है। ठीक है जी, तो नंबर 2 पे आपके पास क्या आता है? रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। नंबर 3 पे मार्क्स वाइज अगर मैं बात करूं तो आपके पास निकल के आते हैं आपके अप्लाइड के टॉपिक्स। जी हाँ, जिसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, इन चारों टॉपिक्स को करते हैं। अगर मैं इन चारों टॉपिक्स को एक टॉपिक मानते हुए इसे मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स ही नाम दे दूं तो ये एक्चुअली में आपको 60 से 70 नंबर का ये भी होता है। लेकिन ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग आता है, लेकिन अगर आप अच्छे टीचर से गाइडेड हैं तो इसमें से भी आप 30 से 40 नंबर आराम से ले सकते हैं। नंबर 4 पे आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और फिर आपके पास बाकी सारे टॉपिक्स एलपीपी, पार्ट ए एंड सो ऑन। अब ये सिंपल बात है, ये तो हम आपके साथ वैसे भी शेयर कर सकते थे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअली में पेपर को आपने अटेम्प्ट करना कैसे, पेपर के दौरान हमारी सोच क्या होनी चाहिए। एक्चुअली पूरी तैयारी करने के बाद अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है उसके मन में अब हल्की सी तो ललक है, यार देख लेते जरा क्वालिफाई करके, देख लेते जरा एक बार अटेम्प्ट लेके, लगाते एक बार और जोर जरा और देखते हैं क्या होता है। तो आई होप आप तक मेरी बात सही पहुंच रही है। तो हल्की सी बात को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लिया आप जैसा मेहनती बच्चा जो बहुत मेहनत करता है, इन सभी टॉपिक्स को तैयार करता है और सभी टॉपिक्स को तैयार करने के बावजूद भी उसके मन में रहता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। हाँ यार बिल्कुल सही, 50-50 चांस है। लेकिन उस 50-50 को अपनी तरफ कैसे लेके आया जाए कि 60-40 हो जाए आपकी तरफ, 70-30 हो जाए, या आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की नियरली बिल्कुल 1 ही हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें 3 बातों का ध्यान रखना पेपर के, और वो आपको कैसे सिखाया जाता है? जब आप हमारे इंस्टीट्यूट में एंटर करते हैं तो आपके साथ हर टेस्ट को डिस्कस किया जाता है, जो जो आपके टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट की डिस्कशन के दौरान सबसे पहली चीज जो बच्चों की सिखाई जाती है वो है मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट मतलब? मैनेजमेंट में बारे में बताता हूं। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? हम कुछ चीजें मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो हर टाइप के आ रहे हैं, आसान, एवरेज और बहुत मुश्किल, इनको कैसे मैनेज करें। नंबर 2 पे जी हाँ, हम मैनेज करते हैं अपने माइंडसेट, कि माइंडसेट को कैसे मैनेज करें। क्योंकि पेपर में जाते ही अगर आपने कुछ है ना, होता है कई बार कि आप मान लिया आप गए है ना, आपने मान लिया आपका पेन खो गया, आपका रोल नंबर आप लेके नहीं आए, तो बच्चा हाफने लगता है, घबरा जाता है। इन सारी चीजों को आपको कैसे सेट करना। एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक्चुअली आपकी सिलेक्शन करवाती है, वो है कि आपने टाइम को कैसे, क्वेश्चन मैनेजमेंट, माइंडसेट मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। पहली चीज जो आपको सिखाई जाती है वो ये है कि आपने इन तीनों चीजों को कैसे मैनेज करना। सर क्वेश्चंस को मैनेज करने का मतलब? क्वेश्चंस को मैनेज करने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई पेपर दें, नेट ही नहीं, चाहे इसके बाद आप गेट दें, चाहे एनबीएचएम दें, कोई भी आप पेपर दें, हर एक पेपर में 3 ही टाइप के सवाल आते हैं। पहली टाइप देखते ही पता है आता है, दूसरी टाइप देखते ही पता है कि शायद आता है, शायद मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और तीसरी टाइप देखते ही पता है कि नहीं आता, खत्म। तो आपने पेपर में क्या करना है, उन क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करना है, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन से मैनेजमेंट। नंबर 2, माइंडसेट मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे समझ से, कि आपके साथ अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी ऐसी घटना हो जाती है पेपर के दौरान
कि आपका स्क्रीन बंद हो गई या पेन खो गई, आपका रोल नंबर खो गया, आपने अपने आप को कैसे संभालना है और दिमाग को बिल्कुल कूल रखते हुए पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मोस्टली बच्चे यही गड़बड़ कर जाते हैं कि पेपर में जाके सब भूल जाते हैं कि सब कुछ ध्यान ही नहीं आया। सर वो आसान सा क्वेश्चन था, दिखा ही नहीं। अरे भाई साहब, आप 6 महीने साल से तैयारी कर रहे थे, आपको वो आसान सा क्वेश्चन नहीं दिखा और आप इसे प्राउडली बता रहे हैं। आई एम सॉरी बेटा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं, ये सिखाया जाता है। एंड नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। इस टाइम मैनेजमेंट पे ही आपके साथ अब बातचीत करेंगे। क्योंकि बच्चे जब पूरी तैयारी कर लेते हैं, पूरी तैयारी करने के बाद उनका एक ही कॉमन डाउट आता है कि सर 3 पार्ट में आता है पेपर, पार्ट ए बी और सी, किस पार्ट को कितना समय देना चाहिए। ये बड़ा ही है ना कॉमन सा क्वेश्चन। मैं एक छोटे सा इसका जवाब देता हूं कि एक्चुअली सबसे पहले आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि आपको किस पार्ट को कितना समय देना चाहिए। आपको ये पूछना चाहिए कि सर पहले मुझे कौन सा पार्ट शुरू करना चाहिए। अब वैसे ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। कई बच्चे जो बहुत ज्यादा मतलब ब्रेनी है, वो पार्ट ए से भी स्टार्ट करते हैं, कई बच्चे पार्ट बी से भी स्टार्ट करते हैं, कई पार्ट सी से भी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से मैं बात कर सकूं, ठीक है, और अपना पर्सनल प्रेफरेंस बता सकूं और मैं बता सकूं जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उन्होंने कैसे किया है, तो मोस्टली बच्चे पार्ट बी से, मोस्टली जो सिलेक्ट हुए। सर ऐसा क्यों? पार्ट ए में तो आसान क्वेश्चन होते हैं इंसनरेटिव, मैं बिल्कुल, लेकिन आपने पूरी तैयारी के दौरान पार्ट बी के ही क्वेश्चंस किए थे या पार्ट सी के क्वेश्चंस किए होते हैं। पार्ट ए की भी तैयारी करते हो आप, लेकिन ज्यादा ध्यान आपका पार्ट बी और पार्ट सी पे ही रहता है। आप सबसे पहले पार्ट बी को अटेंड करें और अराउंड अराउंड, अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो अराउंड अराउंड आपको 45 से 50 मिनट अपने पार्ट बी को देने चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस की मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। काइंडली ध्यान रखिए, अगर आपने 6 महीने साल लगा के अपनी पूरी तैयारी की है और आपको ये लगता है कि आप उन 6 महीने साल की तैयारी से अपने नेट के पेपर को आग लगा के रख दोगे, तो आग थोड़ा सा ज्यादा बड़ा शब्द हो गया, आग मत लगाइए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, नेट का पेपर सेटर कोई आम इंसान नहीं, वो किसी ना किसी टॉपिक में रिसर्च करता हुआ कोई, बिल्कुल कोई एल्डर सा रिसर्चर जो पिछले 40-45 साल से अपने टॉपिक में रिसर्च कर रहे हैं। क्या आप अपनी 6 महीने की तैयारी से उसके 45 साल के एक्सपीरियंस को चैलेंज कर पाएंगे उन 3 घंटों में? मुश्किल है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कभी भी ईगो पे नहीं लेना कि पार्ट बी के क्वेश्चंस तो मैं देख लूंगा, अपनी तैयारी के दौरान मैंने सारे सवाल निकाले हैं, यहाँ पे भी देख लूंगा। माइंडेड, आपने निकाले होंगे, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन काइंडली ध्यान रखिए कि उस वक्त अपने ईगो को नहीं, अपने इंटेलिजेंस को आगे रखिए और उस इंटेलिजेंस के जरिए उन क्वेश्चंस को पहले चूज कीजिए। ऑफकोर्स आपने 25 अटेम्प्ट करनी, 25 के 25 को हिट मत कीजिए। लेट मी टेल यू, टॉपर भी नहीं करता क्योंकि इसमें वैसे नेगेटिव मार्किंग है, आप चांस मत लीजिए। अपने इन 50 मिनटों को, इन 25 में से 25 नहीं, केवल हमारे कहने पे सिर्फ अगर आप 15 क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे तो 50 मिनट में ये 15 क्वेश्चंस आपको काफी आगे ले जाएंगे। पार्ट बी पे इतना जोर लगाने के बाद आपको फिर पार्ट सी पे जाना चाहिए। पार्ट सी पे हमारे हिसाब से आपको 1 घंटा लगाना चाहिए, 60 मिनट्स। क्यों सर, क्वेश्चंस तो कम करने नहीं, ये आपको क्वेश्चंस कम लगते हैं। एक्चुअली अगर मैं सही बात करूं तो ये इससे ज्यादा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पार्ट सी। पार्ट सी मतलब, और मोस्टली बच्चे इसमें फंसते हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पार्ट सी मतलब हर क्वेश्चन के एक या एक से ज्यादा आंसर ठीक हो सकते हैं। आप जब अपने किसी क्वेश्चन को पिक करते हैं पार्ट सी में से, तो पार्ट सी वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और हर ऑप्शन के साथ उस क्वेश्चन को अलग पढ़िए और फिर देखिए क्या वो स्टेटमेंट सच है इकट्ठे पढ़ते हो। और यही काम आपने चारों ऑप्शन के साथ करना। तो आप ध्यान देंगे कि अगर ऐसे ही करना है तो पार्ट सी का एक क्वेश्चन एक्चुअली में पार्ट बी के 4 सवालों के बराबर है। तो इसलिए इसका समय थोड़ा ज्यादा रखा जाए। लेकिन मैं ये नहीं कहा कि इसमें भी आप 15 ही अटेम्प्ट कीजिए, नहीं, बिल्कुल, केवल 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 और केवल सिर्फ 10 अटेम्प्ट कर लेंगे तो भी काफी रहेगा। एंड इंपॉर्टेंटली जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे आपसे कि थोड़े समय पहले तक नेट में तैयारी इस तरह से होती थी कि बच्चे अप्लाइड का पार्ट छोड़ देते थे, रियल का पार्ट छोड़ देते थे या कोई टॉपिक छोड़ देते थे जो उनको मुश्किल लगता और फिर भी हो जाता था। लेकिन अब बच्चे काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो बच्चे लगभग हर एक टॉपिक से अपनी तैयारी को कस के जाते हैं। क्यों?
क्योंकि पार्ट सी में या पार्ट बी में कई बार किसी, मान लिया कोई टफ टॉपिक है, किसी ने मान लिया अप्लाइड कम पढ़ा हो, मान लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि ऐसा सवाल आ गया जो फंक्शन को फिक्स करके 1 सेकंड में हो रहा है, तो आप क्यों ना उसको सॉल्व करोगे, रादर देन कई बार क्या होता है कि अलजेब्रा का कोई आसान क्वेश्चन आ जाता है कि सीधा ही आपके पढ़े हुए रिजल्ट से सीधा क्वेश्चन आ गया। कई बच्चे अलजेब्रा छोड़ के जाते हैं क्योंकि काफी वास्ट होता है, लेकिन अगर आपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखे हैं तो खत्म होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पार्ट सी में ये ना देखिए कि आपने सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, नहीं कि कोई आएगा आपकी मर्जी का आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं, आप तैयारी सारी रखिए और ये देखिए कि आसान क्वेश्चन कौन से हैं उन्हें पिक कीजिए। अब इन दोनों को करने के बाद अब आप पार्ट ए, एंड लेट मी टेल यू, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो चल रहा है स्पेशली हमारे इंडिया में, स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के साथ, वो बच्चे क्या करते हैं, पार्ट बी और सी की तैयारी खूब जोरों शोरों से करते हैं, खूब अलजेब्रा पढ़ते हैं, एनालिसिस पढ़ते हैं, अप्लाइड भी पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ते हैं, एलपीबी भी पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसे वो बड़े आसानी से कर सकते थे, कम समय में ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते थे, जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं, उसे वो पढ़ते ही, तैयारी ही नहीं करते। ऐसे कई बच्चे, उन बच्चों के लिए स्पेशल एक ना मेरी तरफ से सजेशन, काइंडली पार्ट ए पे ध्यान दीजिए। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी यहाँ पे भी करवाई जाएगी, खूब कराई जाएगी, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप 1 सेकंड में समझ सकते हैं। एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट को इसको समझने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इसमें से इसको आपको कितने समय करना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको आप 20 मिनट से ज्यादा मत कीजिए, 20 मिनट इनफ। और 20 मिनट में भी आप एट दी मोस्ट 6 से 8 मैक्सिमम, ज्यादा ना कीजिएगा, 10 से ज्यादा इसका टारगेट ही ना रखिए, क्योंकि ऐसे करना क्या होता है, आपने करने तो इसमें से 15 ही होते हैं, लेकिन 10 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तैयारी करके जाइए, 10 हो जाते हैं, एटलीस्ट 6 से 8 तो हो ही जाते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं इसको टोटल कर दूं, कितना आ रहा है, 110 मिनट, 110 और यहाँ पे कितना हो गया, 130 मिनट, 130 मिनट मतलब 2 घंटे और 10 मिनट। आप ध्यान सुनिएगा, अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरह से रखते हैं, अच्छा, तो अगर आप पहले 2 घंटे 10 मिनट अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो लिटरली आप अपने पेपर पे हावी हो जाएंगे, रादर देन उल्टा जो मोस्टली होता है। जिस तरह से आप पेपर पे हावी होंगे, अंदर से अलग सा कॉन्फिडेंस निकल के आता है कि हाँ अब मेरा नेट हो सकता है, पूरे चांसेस कि मैं 100, 105, 110 आराम से क्वालिफाई कर जाऊंगा। जब हल्की सी ऐसी किरण दिखती है, अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, तो अंदर से अपने आप ही जब प्रेशर रिलीज होता है तो ना अपने आप भूले हुए रिजल्ट्स याद आने लगते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज याद आने लग जाती है जो कभी हमने बहुत टाइम पहले पढ़ी होती है। जब आप अपने इस स्ट्रेटेजी पे कामयाब हो जाएं, रेस्ट अब बच गया कितना, 50 मिनट जो रह जाए, अब आप बाकी बचे 50 मिनटों में जो बाकी अब आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, आप उन पे जाइए। और अच्छी बात क्या है, पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपने अगर अपनी नॉलेज से इन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो बाकी 10 क्वेश्चंस में आप, सॉरी टू से, लेकिन आप तुक्का लगा सकते हैं। भाई अटेम्प्ट तो करने ही, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप 20 अटेम्प्ट करके आइए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्ट सी में एक छुप के से साइड में कहीं छुपता हुआ एक सवाल होता है एलपीटी से, वो सबका हो जाता है, वो जरूर अटेम्प्ट कीजिए आप। उसके बाद आप पार्ट बी और पार्ट ए में जाइए, लेकिन पार्ट बी और पार्ट ए में मैं तुक्का लगाने को बिल्कुल नहीं, देखो ये गलत बात। पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग है और पार्ट ए में भी, लेकिन पार्ट बी की जो नेगेटिव मार्किंग है वो ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 मार्क्स, अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजी से चलें तो आप इसके अंदर तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन कब, पार्ट बी में आप तब तुक्का लगाएं जब आप 4 में से एटलीस्ट 2 ऑप्शंस को रिमूव कर चुके हैं, सिर्फ तब अगर आप तुक्का लगाएंगे, तब आपके इवन अगर नेगेटिव भी हो गया 3-4 क्वेश्चंस में और एक क्वेश्चन भी पॉजिटिव हो गया, तो आपका नुकसान नहीं होगा। सो पार्ट बी तक ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि वाइल्ड तुक्का नहीं लगाना कि आपको पता ही नहीं क्वेश्चन क्या है और आप तुक्का लगा रहे हैं, उससे बच्चों का नुकसान होता है। जब आप पार्ट बी को कर जाए, फिर पार्ट ए पे जाए और इस स्ट्रेटेजी के जरिए अपने पेपर को अटेम्प्ट, ये स्ट्रेटेजी अभी तक बहुत कामयाब रही है। जितने भी आपके सीनियर्स, जूनियर्स, जितने भी सहपाठी जो हमें जानते हैं, उन्होंने नेट को बड़े अच्छे रैंक से, जेआरएफ को बड़े अच्छे रैंक से क्वालिफाई किए। लेकिन इस सारी तैयारी के दौरान बच्चे एक हल्के से डाउट में रहते, जरा मैं जरा बच्चे से डाउट ले लूं, ओके,
एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, जरा पहले उसे आंसर कर दें। ठीक बच्चा कहता है कि सर, हाउ टू प्रिपेयर रियल एनालिसिस, इट इज रिगार्डेड एज टफेस्ट टॉपिक। ये मतलब कहते ना कि बच्चे ने एक ऐसा सवाल पूछा, कहते ना कि एक बीमार बंदे की नब्ज पकड़ ली, उसने नब्ज पकड़ी बच्चे। हाँ, सही कहा आपने। जिस भी बच्चे ने पूछा ये कि रियल एनालिसिस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, इसकी एक स्ट्रेटेजी, क्योंकि और लेट मी टेल यू, सिर्फ रियली नहीं, हर टॉपिक में अपनी टफनेस है, हर टॉपिक में अपनी कमजोरी है, जो आपको गाइड करने वाले टीचर को पता होती है। मैं फिलहाल आपके साथ रियल एनालिसिस डिस्कस करता हूं। रियल एनालिसिस में एक्चुअली में हर बच्चे के लिए टफ क्वेश्चन अलग हो सकता है। आपके लिए कुछ और टफ हो सकता है, किसी के लिए कुछ और टफ हो सकता है। एग्जाम्पल लेते, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जिसने +1 +2 में कहीं कोचिंग नहीं ली, कभी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी नहीं करी और सिर्फ सीधा वो बीएससी में चला गया। बीएससी में उसने अपने कॉलेज से अपना बीएससी कंप्लीट किया और उसको कोई गाइडेंस नहीं मिली एमएससी एंट्रेंस के लिए। फिर उसने एमएससी भी एक कॉलेज से करी और वहां पे भी उसे एंड तक नेट के बारे में कुछ पता नहीं लगा। वो चुप करके अपना पास करता चला गया अपना काम। और जब एमएससी का सर्टिफिकेट उसको मिला तो उसे पता लगा भी एमएससी के सर्टिफिकेट के साथ नेट के सर्टिफिकेट की भी जरूरत है अगर आपको जॉब लेनी है तो। फिर वो बच्चा आता, यार अब तो तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा बच्चा जब रियल एनालिसिस का क्वेश्चन देखता है नेट में, उसके लिए अगर रियल एनालिसिस में मैं ऑन एवरेज बात करता हूं, 18 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बच्चे को 18 में से इवन 10 से 12 सवालों में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी +1 +2 में इंजीनियरिंग की तैयारी करी थी, आईआईटी जेईई की तैयारी की थी, फिर जेएम की तैयारी भी अच्छे से करी, फिर एमएससी भी बहुत अच्छी जगह से करी और उसको पता था नेट क्या। एक ऐसा बच्चा, उसके लिए अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं रियल के, तो उस बच्चे को नेट की क्लास में बैठने से पहले ही 18 में से 12 क्वेश्चन आते होते। वो तो बाकी 6 के लिए आता है कि बाकी 6 को कैसे करना है, जिसमें मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी और जनरल टोपोलॉजी है या फंक्शनल एनालिसिस है। तो हर बच्चे के लिए रियल अलग अलग तरीके से टफ और अलग अलग तरीके से इजी हो सकता है। अब मैं जवाब देने जा रहा हूं उस पहले बच्चे के लिए जिसको अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि यार मेरे को पता ही नहीं कि रियल इतना टफ कैसे है, और ये सवाल ऐसे तो मैंने कभी देखे ही नहीं। मैंने तो सिर्फ एप्सिलॉन और डेल्टा ही देखा है, एप्सिलॉन डेल्टा यहां दिख ही नहीं रहे, उसको यूज करके सवाल हो रहे। ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे को सबसे पहला, क्योंकि उसको लग गया पता कि रियल अभी उसके हाथ में नहीं, क्योंकि काफी कुछ होता है रियल में। कैलकुलस होता है, कैलकुलस के बाद बीएससी का आपका रियल होता है, फिर आपके टोपोलॉजी होती है एमएससी की। तो ऐसे बच्चे को अपने टीचर से गाइडलाइंस लेनी चाहिए। और कैसे? इस तरीके से। सबसे पहले स्टेप, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास एडमिशन लेता है, तो हम उस बच्चे को क्या गाइड करते हैं? सबसे पहले हम क्लास में अनाउंस करते हैं कि अगले दिन क्या होने वाला है। कोई टॉपिक अनाउंस करते हैं, उस बच्चे को फिर एक बेसिक किताब बताई जाती है। वो बच्चा उस किताब से उस टॉपिक को पढ़े, सिर्फ रीड करे, और हो सके तो सॉल्व एग्जांपल्स करे, और फिर क्लास में आके क्लास को लगाए। फिर क्लास लगाने के बाद अगर कोई डाउट आए तो फिर वो टीचर से पूछे और जाके अपना डाउट क्लियर करे, और इस साइकिल को रिपीट करें। अगर वो बच्चा इस गाइडेंस के थ्रू चलता है तो उस बच्चे के लिए 18 में से 9 या 10 क्वेश्चन करने फिर पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये तो था रियल का जवाब। हाँ बेटा, और किसने कुछ पूछा? हाँ, एक बच्चे ने और पूछा, प्रवीण ने, सर शुड वी प्रिपेयर अप्लाइड मैथमेटिक्स? ये भी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करूंगा, ये जरूरी है कुछ। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, मोस्टली बच्चे जब एमएससी करते हैं तो मोस्टली बच्चों को प्योर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो उन बच्चों की जो इन्फेक्चुएशन वो प्योर मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा होती है, लीनियर, मॉडर्न, रियल भी कई। लेकिन वो जब बहुत ज्यादा दिल प्योर की तरफ लगा चुके होते हैं तो अप्लाइड की तरफ उतना दिल लगता नहीं। इस वजह से भी बच्चा ज्यादा इस तरफ नहीं जाता। और एक बात और होती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक्चुअली में ना स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। प्रोसीजरल प्रोसीजरल मैथमेटिक्स कहते हैं उसे। प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सवाल निकालने पड़ते हैं। प्योर वालों को सवाल निकालने की आदत नहीं होती ज्यादा, उन्हें सोचने की आदत होती है। इस वजह से ये बच्चे प्योर अपना अप्लाइड से थोड़ा भागते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे इंस्टीट्यूट के एक स्तंभ से। हमारे इंस्टीट्यूट के स्तंभ, एक ऐसे स्तंभ जिन्होंने इंडिया में अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिनेरियो ही चेंज कर दिया। जी हाँ, हमारे बड़े ही प्यारे मित्र और कुलीग अंकुर सर थे। अंकुर सर ने जब अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने बच्चों का व्यू ही चेंज कर दिया।
कि किस तरीके से जल्दी पुट करके या प्रोसीजर मैथमेटिक्स के थ्रू तेजी से अपने क्वेश्चन निकाले। देखते ही पता लगता है कि आपने वो क्वेश्चन करना है या नहीं करना। आपकी क्लासेस के दौरान आपसे इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाती है क्वेश्चंस की कि जब आप जाके पेपर में अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है पता, अरे ये तो सर ने करवाया हो। और ये यहीं पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि सर चलो ठीक है, आप सब कुछ बता देंगे, ये सीरीज सब आपने बता ही दिया, मतलब हम आप लोगों को ही क्यों चूज करें? बिल्कुल सही सवाल। इस पे मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहली बात, हमारा जो इंस्टीट्यूट है पिछले 25 साल से हायर मैथमेटिक्स को सर्व कर रहा है। दूसरी बात, ना सिर्फ प्रोफेसर मोहन सिंह, ना सिर्फ डॉक्टर एपी सिंह, अब उनके स्टूडेंट्स और भी लोग इस संस्था के साथ इस तरह से जुड़े हैं कि ये हमारा एक परिवार है। कोरोना ने दुनिया की हर संस्था को तोड़ा, कोरोना ने दुनिया की हर संस्था को झंझोड़ा, हर इंसान को जोड़ दिया, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि हमारा इंस्टीट्यूट अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें जो टीचर पहले थे वो आज भी हैं और वो आगे भी रहेंगे। ये परिवार है, इस परिवार के सभी सदस्य अपने की जिम्मेवारी समझते हैं और बच्चे को उसी हिसाब से गाइड करते हैं। वही टीचर्स जो आज से 5 साल पहले पढ़ा रहे थे वही अब पढ़ा रहे हैं, वही आगे पढ़ाएंगे और वही पढ़ाते चले जाएंगे। आज मुझे जिम्मेवारी मिली है कि मैं आज आपके साथ ये डिस्कस कर सकूं, मे बी इन फ्यूचर आप में से कोई मेरी जगह पे यहाँ पे खड़ा हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चे ने अप्लाइड मैथमेटिक्स से सवाल पूछा, ये इसका जवाब आई होप आप तक पहुंच जाए। अच्छा, एक बच्चा कुछ और भी पूछता है। बेटा हमारा, अब बच्चे ने पूछा इंस्टीट्यूट कहाँ है। इंस्टीट्यूट के बेटा अलग अलग लोकेशन है, ठीक है। आप दिल्ली भी आ सकते हैं, आप चंडीगढ़ भी आ सकते हैं, आप पटियाला भी आ सकते हैं। आपको जहां से भी हमारे ऑफिस से मैसेज आया, कॉल आया, आप वहां पे कांटेक्ट करके अपनी डिटेल्स देके, अपना सारा कुछ डिटेल्स देके डिस्कस कर सकते हैं कि आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, जिस तरह से भी अपना हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया उस हिसाब से क्लासेस चलेंगी। फिलहाल अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन चलेंगी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वैसे चलेगी, और अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन चलेंगी। ठीक है, हमें किसी भी चीज से परहेज नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हमें ज्ञान अर्जित करने में परहेज नहीं होना चाहिए। या दैट्स नाइस। ओके, एक बच्चे ने पूछा है, यस सर टेल मी बेनिफिट्स। ओ यस, बेनिफिट्स, थाउजेंड ऑफ बेनिफिट्स। एक बच्चे ने पूछा बेनिफिट्स क्या है सर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने। बेनिफिट्स सबसे पहला इसमें ये है कि जब आप अपना एमएससी क्वालिफाई करने के बाद किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर कॉलेज अच्छा है वो सबसे पहली चीज ये मांगता है कि क्या आप नेट क्वालिफाइड हो। अगर नहीं है तो वो आपको जॉब देने में झिझकते चलिए, और अगर अच्छा कॉलेज है तो आपको वो नहीं रखते। दूसरी बात, अगर आप कोई सब स्टैंडर्ड से कॉलेज में जाते हैं, वहां अप्लाई करते हैं और आपसे वो पूछेंगे ऑफकोर्स नेट क्वालिफाई है या नहीं है, और आप नेट क्वालिफाइड ना हुए तो आपको मतलब बार्गेनिंग करती हैं आपके साथ। किसकी? आपकी तनख्वाह के लिए। सो ये थोड़ा सा आपको एडवांटेज हो जाता है आपके नेट क्वालिफाई करने से। जेआरएफ क्वालिफाई करने का फायदा क्या है कि इन फ्यूचर, जिस तरह से आपने सुना ही होगा कि गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि इन फ्यूचर ना सिर्फ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, बल्कि उन्हें पीएचडी भी होना पड़ेगा। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप सरकारी खर्चे पे पीएचडी कर सकते हैं। सरकारी खर्चा मतलब आप पीएचडी में एडमिशन लेके, जहां पे भी आपने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद जहां पे भी आप पीएचडी करेंगे, तो पीएचडी करते हुए आप थोड़ी पैसे लगाएंगे, गवर्नमेंट आपको पैसा देती है जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। ये जेआरएफ के बेनिफिट्स। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओके, एक बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल है, सर मेरी एज थोड़ी सी ज्यादा है तो क्या मेरे लिए नेट करना ठीक है? इंपॉर्टेंट, एक बच्चा, अगर किसी बच्चे की एज, जनरल कैंडिडेट जो है बच्चा, उसकी एज 28 से अबव हो जाती है, तो उस बच्चे के लिए जेआरएफ तो ऑफकोर्स अलाउड नहीं होता, ठीक है, उस बच्चे का नेट एक्चुअली अलाउड होता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 28 से अबव और आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी स्कूल में, मे भी किसी कॉलेज में पढ़ा, ठीक है, लेकिन कॉलेज में पढ़ाते हुए भी ना कई बार टीचर्स को अंदर से ना अजीब सा डर सा रहता है, अगर वो नेट क्वालिफाइड नहीं है तो। क्या डर सा रहता है कि यार इंटरनेट पे इधर उधर इतने सारे सवाल घूमते रहते हैं, कोई ना कोई बच्चा के ना ऐसा वैसा सवाल ले आता है, नहीं होता ना तो अजीब सा फील होता है। हालांकि हम डांट कर उनको भगा देते हैं, फिर भी अजीब सा लगता है। हमें चाहिए कि यार नॉलेज इंक्रीज करनी चाहिए। तो जिस बच्चे की थोड़ी सी उम्र ज्यादा है और वो ये कह रहा है कि मुझे नेट के लिए तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपको
नेट सिर्फ नेट क्वालिफाई करने के लिए, मैथमेटिक्स को एनरिच करने के लिए। तो जी हाँ, आपको नेट की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। जी नाइस, ऑलराइट, ठीक है। तो आई होप जितने सवाल थे बच्चों के, आई होप हमने जवाब देने की कोशिश करी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो अभी तक हमने डिस्कस किया कि नेट में आपने व्हाट ये है क्या, व्हाई क्यों करते हैं आपको पता लग गया, हाउ चलो हमने डिस्कस कर लिया। अब इतनी सारी बातचीत के बाद है ना, अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। सर मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि सर जब पेपर में सवाल आते हैं तो वो सवाल करने का तरीका क्या होता है? क्या हम कुछ सवाल डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली में आप आज हमारे साथ रियल एनालिसिस के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनको आप सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज से, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा बीएससी एमएससी में, या थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी रिटेन्ड है, आप बड़ी जल्दी सिर्फ दो चार बातें सुन के टक 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 करके उन क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। सो अगर आप रेडी हैं तो हम आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ओके, ओह और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह ओके 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 ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर कोई रिसर्च प्रपोजल भी रिक्वायर्ड होता है पीएचडी के एंट्री के लिए? नहीं, कोई रिसर्च प्रपोजल की जरूरत नहीं। ये थोड़ा सा वहम सा होता है, क्योंकि कई एमएससी यूनिवर्सिटीज ऐसी करवा रही हैं जो एमएससी के चौथे सेमेस्टर में रिसर्च का थोड़ा काम करवाती है। तो बच्चों को लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो उस बच्चे को नहीं ले जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, ओके, जीरफ इसमें से सेकंड, अगर हम जीरफ होता तो हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर अब हमें फॉर्म फिल के टाइम जीरफ और एलएस में से चूज करना होता है, सो अगर हमारा जेरफ हो जाता है तो क्या नेट भी काउंट होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली में अभी तक तो यही हो रहा है, अभी तक तो यही हो रहा है कि मान लिया आपने जेरफ के लिए टिक की, ठीक है, और कट ऑफ क्योंकि जेरफ का थोड़ा हाई रहता है, नेट का जो कट ऑफ है अराउंड 100 105 के अराउंड रहता है, जेरफ का कट ऑफ अराउंड 108 112 के अराउंड रहता है। तो अगर आपका मान लिया आपने जेरफ भरा है और जेरफ का कट ऑफ आपका क्लियर नहीं हुआ और नेट का कट ऑफ क्लियर हो गया, तो आपको यस नेट मिलता है। नेक्स्ट, सर कैन वी गेट रेगुलर गवर्नमेंट पोस्ट बाय क्लियरिंग नेट? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले शुरुआत से ये बात करी, पहले आई थिंक मेरा दूसरा या तीसरा शब्द ही गवर्नमेंट के ऊपर था कि हाँ, हर एक स्टेट का एक अलग अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा में नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो जी हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से एक सिंपल सूचना है कि इन फ्यूचर आपको पीएचडी भी चाहिए होगी, तो नेट क्वालिफाई कीजिए। जी हाँ, साथ ही साथ अगर कोशिश हो सके तो आप पीएचडी भी ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट, ओके सर, ये करने बाद ही प्रोफेसर बन पाएंगे, नेट का कोई, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 की शिक्षा नीति के तहत पीएचडी करने के बाद ही प्रोफेसर बन पाएंगे, नेट का कोई महत्व रहेगा या नहीं? ये इंपॉर्टेंट, नेट का तो महत्व रहेगा ही रहेगा। जब उन्होंने कहा एचआरडी मिनिस्ट्री ने कि पीएचडी जरूरी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नेट नहीं होना चाहिए। नेट मींस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बिना अगर आप पीएचडी करके लग जाते हैं बिना नेट के, तो आप अपने, अब मान लिया आप लग भी गए, तो आप अपनी पोस्ट में वो जो था इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको कहेंगे कि आपका नेट क्वालिफाई हुआ, तो नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। पीएचडी हो जाए तो आपकी जॉब भी रहती है, प्लस आपकी इंक्रीमेंट भी जो 6 या 7 पे कमीशन चल रहा है उसके हिसाब से रहती है। आगे चलते हैं। नाइस, सर नेट और जीरेफ अलग? बिल्कुल बिल्कुल, नेट और जीरेफ अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आप एलएस, नेट और जीरेफ नहीं कहना चाहिए, एलएस और जीरेफ कहना चाहिए, ठीक है। लेक्चरशिप एलएस, ठीक है, और जीरेफ, ठीक है। इसके लिए आप, इसमें क्या होता है, सिर्फ आप एलिजिबल होते हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, और इससे आप एलिजिबल होते हैं पीएचडी करने के दौरान स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर आप जीरेफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पीएचडी के दौरान स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आपका एलएस क्वालिफाई हो जाता है। अगर आप सिर्फ एलएस क्वालिफाई करते हैं तो आप पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि कई जगह ऐसी हैं जहां पे एलएस वालों को बड़ी मिलती है, मतलब ना इंपॉर्टेंस मिलती है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के तहत दे सकते हैं स्कॉलरशिप, लेकिन सीएसआर वाले आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे, केवल एलएस के जरिए। दैट्स नाइस, ओके सर। जनरल कैंडिडेट के लिए जेएफ की वेज 33 एक्सटेंड हुई थी, आई एम राइट? यस, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए जेरेफ की जो एज लिमिट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, हाँ वो इंक्रीज हुई थी, वो 33 हुई थी, बिल्कुल सही कहा आपने। फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है और होना भी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बच्चा कुछ पूछ रहा है।
सर फॉर हाउ मेनी इयर्स जेरेफ है? हाँ, जेरेफ की जो वैलिडिटी है ये 2 साल रहती है। जेरेफ की जो वैलिडिटी है वो 2 साल रहती है। आपको 2 साल के अंदर अंदर पीएचडी ज्वाइन करनी है। जो एलएस की नेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। जो जेरेफ की जो वैलिडिटी है आपकी वो 2 साल रहती है। ठीक है सर, माय इंटरेस्ट इज इन टीचिंग ओनली नॉट इन रिसर्च, शुड आई गो फॉर पीएचडी? ये अच्छा बात पूछा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक कॉमन कि बच्चे का डाउट है कि सर माय इंटरेस्ट इज इन टीचिंग नॉट एंड नॉट इन रिसर्च, शुड आई गो फॉर पीएचडी? इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टीचिंग इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको टीचिंग से बिल्कुल प्यार ही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तनख्वाह 20,000 हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, तब आप टीचिंग करें और फिर पीएचडी के लिए अपना जाए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं इन फ्यूचर स्पेशली, ठीक है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट के लिए, तो आपको पीएचडी जरूरी है। ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग टू नो कि आप टीचिंग को लाइक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे ने कुछ पूछा। ठीक है, ओके ओके सर, व्हेन इज सीएसआर नेट एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएसआर नेट एग्जाम अब कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी गवर्नमेंट के लिए, अगर कुछ, वैसे तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ ध्यान है उनको, तो सबसे पहले उनका ध्यान होता है कि प्लस वन प्लस टू वालों को निपटाया जाए। तो प्लस वन प्लस टू का जो पहला पेपर आता है वो निकल के आता है आपके पास जेई मींस। जेई मींस का उन्होंने एग्जाम अनाउंस कर दिया अभी हफ्ते 2 हफ्ते में। जेई मींस के बाद वो अगला टारगेट आपको रखते हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि जिस तरह से अभी जुलाई चल रहा है कि वो बहुत जल्दी, शायद जुलाई एंड में भी अगस्त, अगर सब सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो अगस्त तक आपको या जुलाई एंड तक आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है कि आपका एग्जाम कब होगा। एंड वी पॉजिटिवली होप कि अगस्त एंड और सितंबर में वी विल हैव योर एग्जाम। वी पॉजिटिवली होप, अभी कोई मैं पक्का से नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जी मींस का एकदम से डेट निकाली है ना, मुझे लगता है कि वो नेट की भी जल्दी से। हाँ बेटा, नेक्स्ट। ऑलराइट सर, एलएस करके पीएचडी कर सकते हैं क्या? इंपॉर्टेंट, यस, एलएस करके भी आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी के करने के दौरान आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। जेरेफ एंड नेट एग्जाम डिफरेंट? हाँ, बहुत डिफरेंट है, अभी आपको क्लियर किया था मैंने। यस, एग्जाम एक है, एग्जाम का नाम यही बेटे, एग्जाम का नाम ये, ठीक है। और है क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर जाके अटेम्प्ट किया और आपके मार्क्स मान लिया 105, ठीक है, और कट ऑफ आया एलएस का मान लिया 102 और जेरेफ का मान लिया आया 108, ठीक है, आपके 105 मार्क्स, तो आपको एलएस का सर्टिफिकेट मिले। पेपर नेट का ही है, कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि आप लेक्चरशिप के लिए आप अलाउड है या फिर लेक्चरशिप के साथ साथ आपको पीएचडी के दौरान जेरेफ भी मिलेगा, मतलब स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ये है बेटा, नाइस। आगे चलते हैं सर। आईएस, हाँ ये इंपॉर्टेंट सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। आईएसआई में पीएचडी करने से फायदा क्या होता है? आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, एंड मैं एज्यूम कर रहा हूँ कोलकाता, ठीक है। आईएसआई कोलकाता एक ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक जानी मानी संस्था है। इंडिया में लोगों को कम पता है इसके बारे में, बहुत कम पता। वर्ल्ड में आपको जान के हैरानी होगी, आईआईटी से ज्यादा आईएसआई वालों का ज्यादा नहीं। मैं किसी को ज्यादा नहीं कर रहा, मैं वैसे बता कि आईएसआई में स्पेशली जो उनके फाउंडर थे महालनोबिस सर, ठीक है, उनका बहुत नाम था और वो रामानुजन के साथ पढ़ते थे वहां पे कैम्ब्रिज में। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, है ना। तो बहुत ज्यादा नाम, ठीक है। सो आईएसआई से पीएचडी करने का फायदा क्या है कि आप फॉरेन में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका आपके प्रोफेसर के साथ काफी अच्छा है और वो आपको रेफर करे, तो आप फॉरेन में भी टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईएसआई का काफी ज्यादा नाम, ये फायदा है से पीएचडी करने का। नेक्स्ट, हाँ जी, ओके। काफी ज्यादा क्वेश्चन आ गए, एक मिनट एक मिनट। ओके ओके, जेआरएफ डन, ये डन, ओके। ओनली नेट क्लियर करने से जॉब मिलती है? हाँ, मिलती है। इट डिपेंड्स कि आप किस स्टेट में, इट डिपेंड्स आप किस स्टेट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जांपल हरियाणा में पोस्ट अभी ज्यादा वैकेंट है, तो आप वहां जाके अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी सिलेक्शन मिल जाएगी। पंजाब में ज्यादा बच्चों का नेट क्वालिफाई होता है, तो जल्दी से जल्दी सीट्स भर जाती है, तो थोड़ा लेट मिलती है। जी हाँ, नेट के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। नाइस, ओके जी, नेक्स्ट। डन डन, मैं मिस कर रहा हूँ कुछ, ओके या। सर एग्जाम में इंस्टेंट अप्रोच नहीं, यस इंपॉर्टेंट सर, एग्जाम में इंस्टेंट अप्रोच नहीं कर पाते क्योंकि लॉजिक, क्वेश्चन के लॉजिक पर, यस। सो हाउ टू सॉल्व दिस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है सर। एग्जाम में इंस्टेंट अप्रोच नहीं कर पाते क्वेश्चन के लॉजिक पर, सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हेल्प।
बड़ा जेन्युइन डाउट है बेटा, और इसका जो सोल्यूशन है वो एक 3 स्टेप अप्रोच है। पहला स्टेप, आपको जो गाइड करने वाले हैं नेट या जेआरएफ और इंटरव्यू के लिए, वो अपने आप में निपुण होने चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर अच्छा होगा तो वो मरीज के नब्ज जल्दी पकड़ के उसको अच्छे से दवाई देगा तो वो ठीक हो जाए, बस वही वाली बात है। हम लोग मैथ्स के डॉक्टर हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ाने के डॉक्टर। तो अगर आपके टीचर अच्छे हैं, पहली बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वी अज्यूम कि आप, फॉर एग्जांपल आप हमारे इंस्टीट्यूट में एंट्री करते हैं, तो लिटरली हम सभी, क्योंकि डॉक्टर एपी सिंह विर्क सर से ही गाइडेड होते हैं, तो हम सभी कोशिश करते हैं कि अगर कोई, जैसे बच्चे ने डाउट पूछा कि अप्रोच करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम 3 स्टेप लेते हैं उसमें। सबसे पहला स्टेप, वो 3 स्टेप तो हमने बता दी थी आपको ना पहले वाले, कि आप क्लास में से पहले पढ़ के आए, थोड़ा सा सवाल निकाल के आए, क्लास अच्छे से लगाएं, और फिर क्लास के दौरान आपको जो हमारे नोट्स होते हैं, उन नोट्स में आपको हर टाइप की प्रॉब्लम मिलती है। पहली बार, जितनी भी अवेलेबल है मार्केट में, सारी अच्छी प्रॉब्लम उसके अंदर होंगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको चैलेंज करती हैं। वो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर आप वो सारी प्रॉब्लम्स एक बार लगा लें अच्छे से, तो फिर वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको वो परफेक्शन की तरफ ले जाता है। फिर आप जितने क्वेश्चंस करते हैं उतना आपका लॉजिक बेटर होता है। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ जी, ओके सर, डिड सम इंस्टीट्यूट्स गिव इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप आफ्टर एलएस? जी हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, ठीक है, जैसे धीरूभाई अंबानी साहब का इंस्टीट्यूट है मुंबई में, ठीक है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, जी हाँ, जहां पे एलएस के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार टीएफआर में, टीएफआर वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है, टीएफआर वालों का अपना अलग से पेपर होता है, ठीक है। एलएस क्वालिफाई करने के बाद आप वहां जाएं, आप उनके इंटरव्यू में बैठे, अगर आप उनका इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, लेट मी टेल यू, टीएफआर वाले इतने अच्छे हैं, दे आर सो गुड पीपल, कि भाई इतने अच्छे बंदे को छोड़ते ही नहीं, पीएचडी भी करवाते हैं और स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो जी हाँ, इट ऑल डिपेंड्स कि आप एक्चुअली में मतलब अपनी पीएचडी कर कहां से रहे। यस, सो नेक्स्ट। ओके ओके, हाँ सर, मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया एमएससी का, मैं पेपर फिल कर, एक मिनट बेटा, कर सकती हूँ नेट का? बिल्कुल बेटा, इवन यस, मेरा रिजल्ट नहीं आया एमएससी का, मैं पेपर फिल कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इवन जो बच्चा बीएससी थर्ड ईयर में ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स थर्ड ईयर में, उस बच्चे को भी अलाउड होता है नेट का पेपर भरना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं बात। ओके, तो जब नेट एग्जाम देने जाते हैं 120 क्वेश्चन हैंडल करना पड़ता है, बिल्कुल सही है, बट हम सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको हैंडल करने के लिए क्या एग्जाम में पहले 10 मिनट्स पूरा क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेना चाहिए, या फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा जेन्युइन डाउट हमारे बच्चे ने पूछा, सर जब हम नेट एग्जाम देने जाते हैं तब 120 क्वेश्चन हैंडल करना पड़ता है, बट हम सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको हैंडल करने के लिए क्या एग्जाम में पहले 10 मिनट्स पूरा क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेना चाहिए, या फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सही रहेगा? इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरा जो एक ओवरऑल बच्चों को गाइडेंस रहती है वो ये है कि जैसे ही आपका पेपर शुरू हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने नहीं चाहिए, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी चाहिए। जी हाँ सर, इंस्ट्रक्शंस में क्या ध्यान रखना चाहिए, यही तो रहता सब कुछ? नहीं जी नहीं, ऐसा ही लगा था सन 2014 में जेई एडवांस पेपर 2 वाले बच्चों। जी हाँ, जे एडवांस एक ऐसा पेपर है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और उसमें सबको पता है पेपर काफी टफ भी आता है, और एक्चुअली में नेगेटिव मार्किंग भी काफी होती है, तुक्का आप नहीं मार सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों को, आइए। हाँ हाँ, हाँ जी, बच्चे से बात कर रहे थे वो 120 क्वेश्चन वाली। बेटा ये पर्सन दर पर्सन वेरी करती है कि आपको पूरा पेपर स्क्रॉल करना चाहिए वैसे, क्योंकि देखो मान लिया कि बच्चों को, जैसे मैं क्या गाइड करता हूँ कि उस बच्चे को पूरा पेपर स्क्रॉल करना चाहिए, और पेपर स्क्रॉल करते हुए ना धड़ाधड़ जो उसे क्वेश्चन लगते हैं कि उससे हो जाएंगे, उसे करते रहने चाहिए, ठीक है। कि एक्चुअली में आपने मान लिया पेपर को पूरा स्कैन कर लिया 10 मिनट लगा के, अगर तो आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आपने अच्छी जगह कोचिंग ली है, आप बड़े अच्छे से ट्रेन हैं, तो हाँ, आप 10 मिनटों में वो अच्छे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं जो आपको पूरे पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे की गाइडेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे करके, जैसे 50 मिनट एक पार्ट पे लगाए, 50 60 मिनट एक पार्ट पे लगाए, फिर 20 मिनट इस पार्ट पे लगाए, वो ऐसे भी कर सकता है। ये आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, आपको गाइड करने वाले की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो बहुत अच्छी है। हम आगे चलते हैं, आईआईटी। ओके,
छोड़कर। अच्छा, क्या आई शुड टुक फॉर टीएफआर आईएसआई? ये एक जनरल सा व्यू है, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि कोई आईआईटी कम है या कोई आईआईटी ज्यादा है। आप टीएफआर और आईएसआई इनके रिसर्च पब्लिकेशन देख सकते हैं, और आप जिस आईआईटी से अपना पीएचडी करना चाहते हैं उनके पब्लिकेशन देख सकते हैं, और आप देखिए कि जिस टॉपिक में आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो उस टॉपिक में ज्यादा अच्छी रिसर्च या ज्यादा रिसर्च आपको किसी आईआईटी में मिल रही है या टीएफआर या आईएसआई में, तो फिर आप उस हिसाब से उसे चूज कर सकते हैं। इसमें कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स, इट डजंट डिपेंड ऑन द प्लेस दैट यू डू पीएचडी, इट डिपेंड्स कि आप किस गाइड के साथ पीएचडी कर, ये ध्यान रखिए। ऑलराइट, गुड, आगे चलते। सर रियल से सो मच टफ, बेस भी वीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर रियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं कि एक्चुअली आपने 3 स्टेप अप्रोच रखनी होती है कि आपने क्लास से पहले अपने टीचर से पूछ के पढ़ना होता है कि अगले दिन क्या टॉपिक होने वाला है, क्लास में लेक्चर को अच्छे से लगाइए, होमवर्क है उसे कंप्लीट कीजिए, और अगले टॉपिक को पहले पढ़ के फिर क्लास में आइए, और अपने किसी डाउट को छोड़िए नहीं। रियल हो जाता है, पर थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, लेकिन रियल हो जाती है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। सर अगर हमारा एलएस क्लियर है बट पीएचडी नहीं हुई, तो क्या लेक्चर बन के सकते हैं 2021 के अकॉर्डिंग? बन सकते हैं, लेकिन आप जब अपनी प्रमोशन के लिए अप्लाई करेंगे, वो प्रमोशन में वो दिक्कत है। बन सकते हैं। आगे चलते हैं। सर इफ आई वांट टू सेल्फ स्टडी देन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। सर इफ आई वांट टू सेल्फ स्टडी देन हाउ आई कैन स्टार्ट माय प्रिपरेशन? बिल्कुल ठीक बेटा, सेल्फ स्टडी इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्जाम। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी से काम करना चाहते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक काम कीजिए। ठीक, सबसे पहले आप नेट के प्रीवियस पेपर्स उन्हें या तो डाउनलोड कीजिए, या फिर हमारी बुक्स आती है इन्फो स्टडी पब्लिकेशंस की, उन्हें लीजिए, और उनके जरिए आप हर क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, और फिर जाके सॉल्यूशंस को देखिए कि क्या आपकी अप्रोच बिल्कुल सही, आप सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा, अगर क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं देन यू आर रेडी, अदरवाइज यू नीड गाइडेंस। मैं अज्यूम करता हूं कि आपके होते चले जा रहे हैं। ये स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 पे आपने क्या करना होता है, जो अच्छी बुक्स है, क्योंकि सिर्फ नेट क्वालिफाई करना या जीआरएफ क्वालिफाई करना काफी नहीं है, आपको उसके बाद भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब जो तो बच्चे हमारे साथ पढ़ेंगे उनको तो हम अपने हिसाब से इंटरव्यूज के लिए रेगुलरली गाइड करते रहेंगे, लेकिन जो बच्चा अपना सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो बच्चा क्या करे। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप रियल तैयार करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, तो एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट बुक है रियल के लिए रूडन की किताब। आप रूडन की किताब लीजिए, और इंटरव्यू तैयार करने के लिए आप क्या कीजिए, अपना उस किताब का इंडेक्स खोलिए, बिल्कुल एंड में चले जाइए और इंडेक्स खोलिए, और इंडेक्स में ए शब्द से शुरू हो जाइए। ठीक है, कि एक्यूमुलेशन पॉइंट, आर्किमिडीज प्रॉपर्टी, बोसन ऑफ एसएस प्रॉपर्टी, कॉम्पैक्ट सेट, ड्राइव्ड सेट, हर चीज को पढ़ते चले जाएं, और अगर आपको सारा का सारा इंडेक्स, सारे की सारी थ्योरम्स एकदम क्लिक हो रही है, ठीक है, देन यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू आल्सो, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है, अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती है, देन वी आर ऑलवेज हियर टू गाइड यू पीपल, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन करके हमारे साथ नेट की तैयारी करेंगे, उनके लिए तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को क्लास में ही डेली गाइड किया जाता है कि बेटा ये सब नेट के लिए है, यहां तक ये रखा आएगा, अब इंटरव्यू के लिए यही टॉपिक जो आज आपके साथ डिस्कस किया गया है, इसमें ये प्रूफ डिस्कस किया हुआ है, ये प्रूफ डिस्कस किया, ये प्रूफ डिस्कस किया, अब इसे आप इस तरह से भी आप घर जाके तैयार कीजिए। तो धीरे धीरे करके बच्चा जो हमारे साथ पढ़ रहा है वो इस तरह से तैयारी करता है। राइट, आई होप आपको आंसर मिल चुका है। आगे चलते हैं। नाइस, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर, अगर एलएस क्लियर हो जाए तो हमें जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेट नेक्स्ट नेट का एग्जाम? हाँ बिल्कुल, आप एलएस क्वालिफाई कीजिए तो आप अगले पेपर में जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही। सर आपकी यूट्यूब पर वीडियोस है? हाँ है, आप हमें सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ऑलराइट सर, इफ वी स्टार्ट कोचिंग एस देन वी विल गेट नोट्स, शुड वी प्रिपेयर फ्रॉम बुक्स? इंपॉर्टेंट, जब आप हमारे इंस्टीट्यूट में एंट्री लेते हैं, तो इंस्टीट्यूट में एंट्री लेते ही आपको हमारी तरफ से बुक्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और वो उस बिल्कुल नेट और गेट के पैटर्न पे सारी बुक्स, तो आप उन किताबों को फॉलो कीजिए, उन किताबों के जरिए आप बिल्कुल रेडी हो जाते हैं नेट और जेआरएफ के लिए, और इवन इंटरव्यूज के भी कई कंसेप्ट। लेकिन सिर्फ नोट्स पढ़ना ही काफी नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो जैसे रियल में हम गाइड करते हैं रूडन पढ़ने के लिए, लीनियर में फिर सर गाइड करते हैं, हमारे अपने जो कुलीग्स हैं वो गाइड करेंगे, और उस हिसाब से आपको फिर रिस्पेक्टिव बुक्स के लिए गाइड किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। Nice. So may I unmute myself and ask question? बेटा आप अभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लो, अदरवाइज ना कुछ डिस्टरबेंस आ रही है तो क्लास वैसे ना खराब हो जाए, अदरवाइज आप वैसे भी बात कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी, दैट इज नाइस। ओके जी सर, इस सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी है, नेट प्रोजेक्ट देवा, अच्छा प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट के बिना आपको आपकी एमएससी की डिग्री नहीं मिलती। प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमएससी पूरी करनी जरूरी है। सो आप प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और प्रोजेक्ट के साथ साथ, क्योंकि आप आई थिंक गाइडेड हैं एमएससी एंट्रेंस के दौरान भी बड़े अच्छे टीचर से, सो आप पहले प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एमएससी अच्छी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट क्वालिफाई कीजिए आप, एमएससी को कभी साइड लाइन ना कीजिए, इंपॉर्टेंट। नाइस। रियल एसेस को अगर बेसिक से पढ़ते हैं तो शुरू से कोई बुक बताइए प्लीज। बिल्कुल, रियल एसेस के लिए अगर बिल्कुल बेस किताब अगर आपको चाहिए, तो मेरी जो फेवरेट है वो थोड़ी सी अजीब लग सकती है आपको, मेरे को ये फेवरेट लगता है बेसिकली बाकी, ठीक है। या फिर प्रोफेसर कुमरेसन की बुक, प्रोफेसर कुमरेसन। बेसिक के लिए मुझे ये दोनों किताबें बहुत पसंद है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट्स है। लेकिन प्रेजेंट ट्रेंड में एक किताब और निकल के आई है, इंडियन ऑथर है जिनका नाम है मापा, एस के मापा, ठीक है। ये भी अच्छी किताब है। तो आप इन तीनों में से आप देख सकते हैं, कोई भी आपको जो किताब अच्छी लगे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बड़ी सारी किताबें हैं, ठीक है, जैसे शांति नारायण की किताब है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। अभी प्रेजेंटली जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो ये दोनों हैं। हालांकि मापा बच्चों को काफी पसंद आ रही है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नाइस, ओके। सर, नेट की तैयारी के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए? नेट की तैयारी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है इस वक्त यूजीसी नेट जो है। स्पेशली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजीसी नेट जो इस वक्त चल रहा है ना, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे आज से 5 से 10 पहले तक 10 साल पहले आईआईटी जेईई और ए ट्रिपल ई चलती थी, ठीक है। इस वक्त नेट की इतनी किताबें हैं, इतनी किताबें अवेलेबल हैं, बच्चा परेशान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको किसी एक सिंगल ऑथर की ही किताब फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वो सिंगल ऑथर एक सिंगल माइंड से आपको गाइड करता है। और क्योंकि मैं वो किताब खुद भी कर चुका हूँ और बच्चों को भी कराते हैं, तो आप प्रोफेसर एपी सिंह सर की अपना इन्फो स्टडी पब्लिकेशंस की बुक्स को रेफर कर सकते हैं नेट के लिए। सर, एज यूजुअली ड्यू टू कोविड हमारी एमएससी ऑनलाइन हो गई है। यस, ऑनलाइन में काफी डाउट है, हमारा क्लियर नहीं है। यस, बट आई वांट टू क्लियर माय नेट। यस, ऐसा लगता पता नहीं कर पाएगा या नहीं। हाँ, बच्चे का एक बड़ा कॉमन डाउट, क्योंकि सारी एमएससी अब ऑनलाइन हो चुकी, तो कई सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो आप क्लियर ही नहीं कर पाते, ठीक है। और अंदर से डर ये लग रहा था नेट की तैयारी के दौरान अब क्या रहेगा हमारा। तो इसका आंसर मैं आपको ये दूंगा कि ये चीज हमें क्लियर है, इसलिए हमें चाहे एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हर टीचर, हमारी टीम का हर एक मेंबर आपके साथ है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं भी है तो भी आप अपना बिल्कुल बेसिक से बेसिक डाउट भी हमसे मिलकर क्लियर कर सकते हैं, और ये हमें क्लियर है एंड वी आर रेडी फॉर इट। आप घबराइएगा नहीं, आपको गाइडेंस पूरी मिलती रहेगी। आगे चलते हैं। हाँ जी सर, मेरा एमएससी में 58.33 ओके मार्क्स है, आईआईटी में 60% मांगते हैं। यस सर, एमएससी दोबारा करना चाहिए। दोबारा ना कीजिए आप इंप्रूवमेंट का अप्लाई कर दीजिए, 60% क्रॉस कीजिए, दोबारा मत कीजिए, दोबारा मत कीजिए, ठीक है। सर, कैन यू प्लीज रिपीट द बुक नेम फॉर नेट? हाँ, नेट के लिए नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 लेवल पे बुक्स आती है बेटा, 3 लेवल पे। पहला लेवल बिल्कुल बेसिक, ये बेसिक लेवल की किताब है, ये 3। नंबर 2, जिसे एक्चुअली नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होता है, और वो है इन्फो स्टडी पब्लिकेशन की। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मेरे हिसाब से एक ऑथर की बुक फॉलो फॉलो करनी चाहिए, उससे कंप्लीट कीजिए, उसका जो मर्जी कीजिए, ठीक है। इन्फो स्टडी पब्लिकेशन की डॉक्टर एपी सिंह सर की बुक्स आती हैं, आप नेट की वो टॉपिक वाइज बुक्स आती हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1 पे इन तीनों में से कोई एक लीजिए, और फिर स्टेप 2 पे ये कीजिए, ये आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। टॉपिक वाइज बुक्स आती हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। जब ये हो जाए, उसके बाद इंटरव्यूज के लिए आप जैसे रियल के लिए आप रूडन कर सकते हैं, लीनियर के लिए आप इंसल फ्रेडबर्ग कर सकते हैं, डिफरेंशियल के लिए आप एंटन वगैरह कर सकते हैं, और ये इस तरह से किताबें रहती हैं, वो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको गाइड करते हैं। नाइस, ठीक है। अच्छा मेरा नाम आकाशदीप ठीक है, ये अच्छा आपने सवाल पूछा। मेरा नाम आकाशदीप है, और आई होप जब आपको लिंक गया होगा तो आई होप शायद आपको बताया होगा, नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं। मेरा नाम आकाशदीप है, और आप सर्च कर सकते हैं मुझे इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ठीक है। नाइस, ओहो, आई होप वी हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स, एंड नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद दिस। और आई थिंक समय काफी हो चुका, ठीक है। और बच्चे अगर रेडी हैं तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें बच्चों, 2-4 आप लोगों के साथ, क्या बोलते हो? या फिर छुट्टी करना चाहेंगे आप? रेडी? ओह दैट्स गुड, ओह यस सो नाइस, आइए फिर डिस्कस करते हैं। ओह यस, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करूंगा कुछ क्वेश्चंस को, आप प्लीज उन क्वेश्चंस को देखिएगा और फिर उन क्वेश्चंस को हम कोशिश करते हैं तेजी से आपके साथ सॉल्व करें। आइए, ठीक है, आइए डिस्कस, आइए डिस्कस। नाइस, ओके, ग्रेट, ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए आपके सामने आ चुका, सबसे पहले एनालिसिस पूरा यूजीसी एसआर नेट का आपके सामने लिखा हुआ। इसमें इवन ना सिर्फ नेट के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, एंड में गेट के भी मार्क्स दिए हुए हैं। तो अगर हो सके आप इसे देख सकते हैं और अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा एनालिसिस है। देखिए आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडीपीडी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, सारा रियल मॉडर्न टोपोलॉजी, फंक्शनल नहीं आता नेट में, वो सिर्फ गेट में आता है। एलपीपी, न्यूमेरिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ये सारा दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, दिसंबर 2015 में कुछ आए हुए क्वेश्चन है ना, इन्हें डिस्कस करते हैं। वैसे तो तीनों ही आसान है, मैं इसमें सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ 29th क्वेश्चन, दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए 29 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, थोड़ा तेज करेंगे इसको। फंक्शन दिया हुआ है रियल्स टू रियल्स, ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, जीरो पे जीरो वैल्यू ले रहा है, वन पे वन वैल्यू ले रहा है, जीरो पे उसका डेरिवेटिव भी जीरो। तो अब वो पूछ रहा है आपसे कुछ। अब इसके बारे में आपने क्या करना है, हम थोड़ा थोड़ा तेजी से बताएंगे आपको। इसमें आपने क्या करना होता है, एक ऐसा फंक्शन बना लीजिए जो इन सभी बातों को सेटिस्फाई करता है। ये ऐसा फंक्शन है जो जीरो पे भी जीरो हो रहा है और जीरो पे डेरिवेटिव भी इसका जीरो हो रहा है। तो पक्की बात है इसके फैक्टर में x माइनस जीरो का स्केयर, मतलब x के पक्का इसके फैक्टर्स में बैठा होगा। और ये वन पे भी जीरो हो रहा है, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब आप चेक करेंगे ये जो फंक्शन है ये जीरो पे भी जीरो है, जीरो पे इसका डेरिवेटिव जीरो है और वन पे भी इसकी वैल्यू जीरो। अभी बेटा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से डिस्कस करेंगे। जब क्लास में दोबारा आप आएंगे तब ये कुछ नेट के क्वेश्चन है, इनको थोड़ा और स्लोली डिस्कस किया जाता है कि ऐसे सोचा कैसे जाता है। अभी हम थोड़ा तेजी से डिस्कस करेंगे इसको। आप खोल लीजिए, ये किस क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स के रूट, ये फंक्शन। ओके, अगर एफ एक्स ये हो गया है तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस 2x आ जाएगा। और आप जब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये 6x माइनस 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर पाते हैं। आइए, तो पहला ऑप्शन क्या था कि एफ डबल डैश एक जीरो फंक्शन आएगा, बिल्कुल गलत, ये जीरो फंक्शन तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड कहता है कि एफ डबल डैश जीरो जीरो आएगा, देखिए अब इसमें जीरो डालेंगे तो ये जीरो आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड ऑप्शन कहता है कि एफ डबल डैश इज जीरो फॉर सम एक्स इन 0 to 1। इसको जीरो कीजिए, जब इसको जीरो करेंगे तो एक्स क्या आएगा 2/6, मतलब क्या आएगा 1/3। x इक्वल टू 1/3 पे f डबल डैश जीरो हो रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन हो सकता है, जैसे काटिए मत। आगे चलते हैं, फोर्थ ऑप्शन कहता है कि f डबल डैश नेवर वेनिशेस, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। अरे तो गलत हो गया ना, 1/3 पे जीरो हो रहा है, मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट एलिमिनेट, सेकंड एलिमिनेट, फोर्थ एलिमिनेट, आंसर थर्ड आएगा। खत्म, ये तरीका, इसे तेज रखें। ये पॉसिबली होप कि आपको तरीका पसंद आया होगा। हम आगे चलते हैं, वैसे तो और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आसान है, थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो क्लिक कीजिए। 34 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक रियल टू रियल एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ है सच दैट सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू रियल्स मॉड ऑफ f डैश x इज लेस देन इंफिनिटी। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिस जो ऑलवेज पे डिफरेंशिएबल है, मतलब ऑलवेज पे कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, उसका ऑलवेज पे डेरिवेटिव बाउंडेड आ रहा है। ऐसा फंक्शन, अगर आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर है, ऐसा फंक्शन एक्चुअली में यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट फंक्शन आता है। और यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट फंक्शंस की अगर आपने प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ा है तो यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट फंक्शन एक कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस में मैप करता है। और अगर वो दो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस के बीच में आपके पास एक यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट फंक्शन हो तो वो इवन कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस में मैप करता है। तो आप नोटिस करेंगे अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेट होंगी तो आपके पहले चार ऑप्शन ठीक हो जाएंगे जो कि टिक किए हुए हैं। हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, 35 क्वेश्चन भी बड़ा आसान। 35 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, एक डबल पावर सीरीज दी हुई। डबल पावर सीरीज सर, मैं तो सिर्फ पावर सीरीज सुनी, जी हाँ, यही तो नेट में और नॉर्मल एमएससी में फर्क है बेटा, कि नेट में आपको एक स्टेप आगे पूछा जाता है। आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें नोटिस करेंगे आपके पास डबल पावर सीरीज है। एक आपके पास क्या दी है, समेशन के स्क्वायर इनटू एक्स की पावर के, और एक आपको दी हुई है समेशन, अलग अलग कर रहा हूं इसलिए, ठीक है, ऐसे एक्स की पावर के और समेशन, इसको अलग समेशन साथ में आएगा y की पावर l अपॉन l फैक्टोरियल। और आपसे पूछ रहा है कि ये पावर सीरीज कहां कहां कन्वर्ट करेगी। तो एक्चुअली में जब सिंपल पावर सीरीज कन्वर्ट करती है तो एक सेट निकल के आता है जिसे आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। अब दोनों कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन आएगी। तो आप नोटिस करेंगे
ये भाई साहब कब कन्वर्ट करेंगे, इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ओपन -1 to 1 निकल के आएगा। इसका निकालेंगे तो आपको e की पावर x फंक्शन की याद आएगी, इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास ऑल रियल्स निकल के आएगा। मतलब ये जो पूरी पावर सीरीज है ये तब कन्वर्ट करेगी जब ऑर्डर पे x, y, x यहां से बिलोंग करेगा एंड y ऑल रियल्स से बिलोंग करेगा। मतलब ऑर्डर पे x, y अगर इस सेट से निकल के आया सिर्फ तभी आपके पास आपकी जो गिवन डबल पावर सीरीज है वो कन्वर्ट करेगी। तो आप देखेंगे कि जो जो आंसर इस क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट आएंगे वो आपके आंसर आएंगे। देखिए डिस्कस करते हैं, नोट्स कीजिए। एक तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सबसेट आएगा क्योंकि पहला इसका आ रहा है, दूसरा इसका आ रहा है, और एक थर्ड ऑप्शन आपका सबसेट आएगा। मतलब इसका आंसर बिल्कुल सही मार्क किया हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन निकल के आएगा। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि ओपन जीरो से रियल तक एक कोऑर्डिनेट फंक्शन दिया हुआ है जो एक गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, और फिर आपसे कुछ पूछा जा रहा है। अब आपको क्लियर है कि अगर हमारे पास मान लिया cos x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमेशा बाउंडेड होता है, तो कोई भी रियल नंबर x और y ले आइए, मॉड ऑफ cos x माइनस cos ऑफ y, ये जो चीज है हमेशा लेस इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y निकल के आती है फॉर ऑल x नंबर। ये इससे छोटी या बराबर आ रही है। उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड fx माइनस f ऑफ y लेस इक्वल टू दिस दिया हुआ है। f इससे छोटा या बराबर, ये भाई साहब इससे छोटा या बराबर, तो मॉड ऑफ fx माइनस एफ ऑफ वाई, ये जो चीज है लेस इक्वल टू आएगी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। यहां से पता लगता है कि f आपका एक लिप्शिट्ज फंक्शन निकल के आएगा जो कि एक यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट फंक्शन होता है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका फंक्शन ओपन 0 to 1 में एक यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट फंक्शन, और अगर फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट होता है तो उसकी ए पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है और बी पे भी। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल ठीक निकल गया है। अब आगे चलते हैं। 46 क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, ये तो आप पूरी +2 का बच्चा कर लेगा। देखो क्या कह रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन करवा रहा है। देखिए वो कहता है y की पावर -1/2 की इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, रूट y आएगा। रूट y में जब आप लिमिट डालेंगे 0 to x तो ये क्या बन जाएगा, रूट x। अब हमें पता है रूट x क्लोज 0 से इन्फिनिटी ओपन में कोऑर्डिनेट फंक्शन आता है। मतलब ये जो भी चीज आ रही है ये रूट x आ रही है जो कि क्लोज 0 से इन्फिनिटी ओपन में कोऑर्डिनेट आ रही है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया आपको, ये टफ क्वेश्चन, साथ रहिएगा, इसकी टफनेस को थोड़ा सा उतारते हैं। देखिए क्या कहते हैं, लेट t and a be positive real numbers। ओके, आगे डिफाइन बी ए। अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत मैट्रिक्स टोपोलॉजी को पढ़ चुका है वो इसको समझ पाएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करें। देखिए बी ए क्या दिया हुआ है, वो सारे के सारे x इन Rn such that x1 square till xn square less than equal to a square। मतलब आपको बॉल दी हुई है जो ओरिजिन पे सेंटर्ड है और रेडियस a है। then for any compactly supported continuous function f on Rn which of the following are correct। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली बच्चे देखते ही छोड़ देते, मोस्टली बच्चे, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा क्वेश्चन हमने कभी देखा नहीं होता। लेकिन इसकी एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आप वो लगा दें तो क्वेश्चन एक झटके में खत्म हो जाएगा। और वो ट्रिक क्या है, सबसे पहली ट्रिक ये है कि इसको Rn में सॉल्व कीजिए मत, इसको सॉल्व कीजिए R1 में। सबसे पहले n को 1 फिक्स कर दीजिए, कर दिए। n को 1 फिक्स करने के बाद वो जो t और a है उसे भी तो आप फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपल क्या कीजिए, अपने t को 2 ले लीजिए और a को 1 ले लीजिए। इससे होगा क्या, नोटिस कीजिए आप। सबसे पहली बात, आपके पास बी ए यहाँ पे क्या आएगा, B1 निकल गया। B1 आपके पास अगर आप ध्यान से निकालेंगे वो क्या निकलेगा, आपके पास क्लोज इंटरवल -1 to 1 निकल गया। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको दिख जाएगा, क्योंकि हम इसको R1 में लेके जा चुके हैं। तो वहां पे x1 स्क्वायर लेस इक्वल टू a स्क्वायर आएगा। सॉल्व करेंगे तो -a to a आएगा, a1 डाला हुआ है तो -1 to 1 आएगा। हम आगे चलते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि क्या ये चीज सच है जो दी हुई, नोटिस कीजिए उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको क्या दी हुई, लेफ्ट हैंड साइड आपको ये दी हुई बी ए। व्हाट इज बी ए, बी ए इज B1। व्हाट इज B1 इज दिस। मतलब फर्स्ट ऑप्शन के लेफ्ट हैंड साइड आपको ये दी हुई, और कहता है f ऑफ tx की इंटीग्रेशन कीजिए। व्हाट इज t, t हियर इज 2। कहता है इसकी इंटीग्रेशन कीजिए, और वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ना कीजिए, सिर्फ देखिए कि राइट हैंड साइड के बराबर आती है नहीं आती। नोटिस कीजिए इसके लिए आप क्या करें, राइट हैंड साइड देखिए पहले क्या आ रही है। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है बी टी ए पे, टी व्हाट इज टी ए, ये आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। तो B2 आपके पास क्या आएगा, -2 से 2 हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका जो राइट हैंड साइड है वो -2 से 2 हो जाएगा, और अंदर आपके पास f ऑफ x इनटू t की पावर -n, n हमने क्या रखा है 1, मतलब 2 की पावर -1 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड ये आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड ये आ रही है। अब वो कहता है क्या बराबर आएंगे, सिंपल है। क्या कीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए, 2x को t पुट कीजिए या v जो भी v पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास dx क्या हो जाएगा, 1/2 dv हो जाएगा। तो आप नोटिस कीजिए इसकी शक्ल क्या हो जाएगी, f ऑफ 2x की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और dx क्या आ गया आपके पास हाफ dv। तो dx को रिप्लेस कीजिए, dv आ गया, हाफ बाहर चला गया। अब लिमिट्स क्या होंगी, अगर हमारे पास x -1 से बन जा रहा है तो v कहां से जाएगा, -2 से 2 जाएगा। और अब आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन इन वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे मैं v रखूं या x रखूं, ये सेम आते हैं, बिल्कुल सही है।
बराबर आगे चेक कर लिया ये सही आएगा। सिमिलरली आप जब सेकंड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये दी है, लेकिन राइट हैंड साइड में उसने क्या दिया है, बी के पैरों में टी एन ए दिया हुआ, ये नहीं हो पाएगा, ये अब आप कंप्यूट कर सकते हैं। हम थर्ड ऑप्शन करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि इंडिकेशन ऑफ ओवर आर एन, ये आर एन का इंडिकेशन क्या होता है, आर एन का इंडिकेशन होता है पूरे रिवर्स पे इंडिकेशन इस केस में। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में अगर मैं इंडिकेशन करूं किसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की dx, तो कहते हैं क्या ये बराबर निकल के आएगा, इंडिकेशन कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी किसकी, एफ ऑफ एक्स dx फॉर सम y इन आर एन, फॉर सम y इन आर एन, कोई y है जिसपे बराबर आएंगे, ऑफ कोर्स y को आप जीरो डाल दीजिए, बराबर आ गए, तो थर्ड ऑप्शन को सही आएगा। मतलब ये देख लीजिए आप कि क्वेश्चन आसान था, अटेम्प्ट हो सकता है, देखने में बहुत खतरनाक। इसको जब हम कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे, थोड़ा फंक्शनल एनालिसिस पढ़ाना पड़ता है कॉम्पैक्ट सपोर्ट पढ़ाने के लिए, और डिस्कस करेंगे, फिलहाल शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करेंगे। फोर्थ ऑप्शन को जब आप सॉल्व करेंगे, उसके अंदर आपके पास ये जो चीजें बराबर निकल के नहीं आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा यहाँ। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे तो आप चेक कर सकते हैं, ये तो सिंपल ट्रिक है आपके पास। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि फिक्सिंग करके इतने खतरनाक क्वेश्चन जिनको हम पढ़ने से भी डरते हैं, इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, ये तेज हो जाएगा, समझ भी पाएंगे आप। क्या कहता है, इक्वेशन 11 की एक्स प्लस 13 की एक्स प्लस 17 की एक्स माइनस 19 की एक्स इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताइए। अब ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ना इसका कोई तरीका आप कैसे सॉल्व करें, नेट निकालना है वैसा आपने, तो आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। क्या कीजिए, 19 की पावर एक्स को आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए, ठीक है। अब उसको क्या कीजिए, 19 की एक्स को सबसे डिवाइड कीजिए, तो पूरी इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, 11 by 19 की एक्स एंड प्लस 13 by 19 की एक्स एंड आगे प्लस 17 by 19 की एक्स इक्वल टू 1 होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है जब भी हमें इक्वेशंस के रूट्स निकालने होते हैं, हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले जो है ना फंक्शन, उसका ग्राफ इसके ग्राफ को कहीं काटेगा, जितनी बार काटेगा उतने इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे एंड हेंस उस इक्वेशन के रूट्स आएंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये तो आसान है, ग्राफ y इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन आता है, इसका ग्राफ बहुत आसान है। नोट कीजिए, तीनों के तीनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें जो अंदर वाली चीज है a की पावर x में, a जो है 0 to 1 के बीच में लाइक है, ये तीनों के तीनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएंगे, हेंस इनका सम भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, तो तीनों का सम भी 0 को जाएगा। एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये भाई साहब इन्फिनिटी जाएंगे, क्योंकि a 0 to 1 के बीच में है, ये भी इन्फिनिटी जाएंगे, ये भी इन्फिनिटी जाएंगे, तो एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इनका सम भी इन्फिनिटी जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे ये ग्राफ कुछ उतरता हुआ आएगा ऊपर से, तो 0 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगी, तो ऐसे कुछ उतरता हुआ ग्राफ है जो कि 0,3 से पास करेगा। जब आप इसको y इक्वल टू 1 से इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक्चुअली में सिर्फ एक पॉइंट पर कटेगा, मतलब इस इक्वेशन का एंड हेंस उस इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रियल रूट है। सच इजी क्वेश्चन, लेकिन ये टेक्निक सीखनी पड़ती है। आइए आगे करते हैं। ओह सो नाइस, मेजर की बात हो रही है, लेबेग मेजर आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर में लेबेग मेजर कंसेप्चुअली हम क्या समझते हैं, आर स्क्वायर में लेबेग मेजर से ये समझते हैं कि उस गिवन सेट के अंदर कितना शेडेड पोर्शन आ रहा है एरिया का। तो आप नोटिस करेंगे फर्स्ट पार्ट में x के प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें केवल बाउंड्री आएगी, कोई शेडेड पोर्शन एरिया का नहीं आएगा, तो पहले वाले पार्ट का आर स्क्वायर में लेबेग मेजर 0 आएगा। सेकंड पार्ट में जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, ये अंदर वाला शेडेड पोर्शन आएगा, आपको बाउंड्री नहीं आएगी, उसका जो मेजर निकल के आएगा वो उसका एरिया आएगा, जो कि पाई आर स्क्वायर मतलब पाई निकल के आएगा, मतलब सेकंड वाले का जो आपका मेजर है वो पॉजिटिव निकल के आएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि उन दोनों का सम, ये देखिए ध्यान से, थर्ड वाले पार्ट में जो पहला सेट आपको दिया हुआ है वो एक्चुअली में आर स्क्वायर का वन डायमेंशन का सबस्पेस है, x इक्वल टू y। सेकंड वाला भी x इक्वल टू माइनस y, वो भी आर स्क्वायर का वन डायमेंशन का सबस्पेस है। उन दोनों का यूनियन नहीं, उन दोनों का सम हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्ट सम हो रहा है, क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन में केवल 0 आएगा। तो थर्ड पार्ट में जब आप दोनों का सम करेंगे तो एक्चुअली में पूरा आर स्क्वायर आ जाएगा, पूरा आर स्क्वायर का मेजर इन्फिनिटी होता है, मतलब पॉजिटिव आएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन इस केस में आएगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों सेट सेम है, तो उन दोनों का सम एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, जिसमें कोई शेडेड पोर्शन नहीं आएगा, तो उसका मेजर 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर सही मार्क किया हुआ सेकंड एंड थर्ड आएगा। लेबेग मेजर मुश्किल लगता है नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। आगे चलते हैं। उफ, मैट्रिक्स स्पेस गंदा सब कुछ। क्या कहता है, लेट x, d be a compact matrix space, let t from x to x be a continuous function satisfying, oh my god कितनी गंदी गंदी बातें, समझ नहीं आ रही, लेकिन अब फोकस,
नेट क्वालिफाई करने वाले बच्चे के लिए फोकस इंपॉर्टेंट होता है। माइंड को कूल रखिए, आराम से करते हैं। सबसे पहले देखिए, कैपिटल टी एक कॉर्डिनेट फंक्शन है, कैपिटल एक्स एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है। तो टी अगर कॉन्ट्रेंस होगा, एक्स कॉम्पैक्ट है, तो पक्की बात है एक कॉम्पैक्ट सेट को कॉर्डिनेट फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट में मैप करता है। मतलब जो इमेज निकल के आएगी पक्का कॉम्पैक्ट निकल के आएगी। तो आप नोटिस करेंगे, क्योंकि हमें पता है हर कॉम्पैक्ट सेट क्लोज भी होता है, तो इमेज पक्का क्लोज आएगी, हेंस वो थर्ड ऑप्शन पिक का निकल गया। देखिए, नाइस है ना। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब वो कुछ और बातें करते हैं, 1 1 नॉट 1 1 की बात करते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, आप ये देखिए हमें दिया क्या हुआ, इनफिमम ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, डिस्टेंस बिटवीन t and x, t and y नॉन जीरो दिया। मतलब आप n को कुछ भी रखिए, ये जो इनके बीच में डिफरेंस आएगा, अगर x और y अलग अलग है, वो पक्का नॉन जीरो आएगा। मतलब अगर x और y डिस्टिंक्ट आएंगे, तो पक्की बात है t of x और t of y भी डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर x नॉट इक्वल टू y पे t of x इज नॉट इक्वल टू t of y आता है, तो t 1 1 आता है, हेंस t पक्का 1 1 आएगा। तो एक्चुअली में हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा और सेकंड गलत हो जाएगा। और अब फोर्थ ऑप्शन, अगर x फाइनाइट हो, हमें पता है अगर x फाइनाइट हो, अगर x एक फाइनाइट सेट हो, मान लो इसमें 3 एलिमेंट्स, ठीक है, और y भी एक सेट है जिसमें मान लीजिए फिर उसमें भी 3 एलिमेंट्स, मान लिया यहाँ पे मैंने x1 x2 x3 ले ली, यहाँ पे y1 y2 y3 ले ली, ठीक है जी। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है, इंपॉर्टेंट दोनों फाइनाइट सेट्स होने चाहिए, अगर दोनों फाइनाइट सेट्स हैं और दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो यहां से यहां तक अगर कोई फंक्शन 1 1 हुआ, तो वो अपने आप ऑन टू हो जाता है, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट्स, यहाँ के सभी एलिमेंट्स को घेर लेते। मतलब दो फाइनाइट सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी सेम है, उनके बीच में अगर आपको क्या मिल जाए, 1 1 फंक्शन, तो वो अपने आप ऑन टू हो जाता है, हेंस बाइजेक्टिव हो जाता है। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कहता है अगर x को फाइनाइट कर दे, और हमने ऊपर देख लिया t 1 1 आएगा, तो x से x तक फाइनाइट फाइनाइट सेट, दोनों की कार्डिनलिटी सेम, दोनों x और x है, इसलिए वो 1 1 फंक्शन अपने आप ऑन टू हो जाएगा, हेंस इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, ओफ काफी क्वेश्चन दिए, आसान क्वेश्चन करते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन में क्या कहता है, f from x to x is such that f of x is x। अरे अगर f of x x आएगा, मतलब f खुद का इनवर्स आएगा, मतलब f इन्वर्टिबल आएगा, और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, 1 1 नॉन 2, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच इजी कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस की डिस्कशन खत्म होती है। तो अभी पॉजिटिवली होप कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा इन सारे बातों में, ठीक है। बाकी इनकी जो आराम से डिस्कशन है कि कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कंसेप्ट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, फिर इन क्वेश्चंस को इतना तेजी से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको क्लास में सिखाया जाएगा। ये पॉजिटिवली हो कि आपने आज की क्लास से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मैं बस आपको एक बात कह के आपसे आज दरखास्त चाहूंगा निकलने की, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये जो समय है पक्का ठीक हो जाएगा। आज ना सही, 2 महीने बाद सही, 2 महीने बाद ना सही, 6 महीने बाद सही, साल बाद सही, 2 साल बाद सही, ठीक इसने होना पक्का है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज से 5 साल, आज से 10 साल के बाद जब आप वापस मुड़ के समय को देखेंगे, मे बी 10 साल के बाद आप में से मोस्टली बच्चों के अपने बच्चे हो जाएंगे, आपके अपने स्टूडेंट्स आपसे पूछेंगे कि आपने उस टाइम पे क्या किया। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी रही कि आपने एक चैंपियन बन के इस समय को गुजारा, आपने ज्ञान को अर्जित किया, व्यर्थ नहीं जाने दिया, तो एक स्टोरी एक बड़ी कामयाब स्टोरी होगी, और आपसे इंस्पिरेशन लेके कई बच्चे अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर पाएंगे। वी पॉजिटिवली हो कि आज के इस लेक्चर से आपने काफी कुछ सीखा होगा। इस लेक्चर के बाद हम अपने बाकी सभी टीचर्स के भी जो कुछ वीडियोस हैं, वो यूट्यूब पे अब शेयर करने वाले हैं, कि हमारे बाकी जो कुलीग्स हैं, हमारे रिस्पेक्टिव जो कुलीग्स हैं, वो अपने अपने टॉपिक को कैसे डिस्कस करते हैं। जैसे रियल का आपने अभी देखा, रियल के और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी लीनियर, मॉडर्न, कॉम्प्लेक्स, अप्लाइड सारे टॉपिक्स के आपको वीडियोस थोड़ी ही देर में यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। वी पॉजिटिवली होप कि आज आपने इस क्लास से काफी कुछ सीखा होगा। सो प्लीज घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much for the class. Bye bye. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you so much.